आवाज़ सही है। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। जो ऑनलाइन जो सुन रहे हैं उनको भी है सुप्रभात। इसमें क्या है भाई इतना लंबा? ठीक है जी, जो तो पहले अच्छा यहाँ से आजादपुर जाना पड़ता है। ठीक है, 1 बजे छोड़ देंगे। आज लास्ट क्लास है क्या सर की? अच्छा। तो कहाँ तक पहुँचे थे कल हम लोग? जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को पढ़ रहे थे। तो थोड़ा सा पिछले क्लास से रिपीट कर लेते हैं। तो हम लोग कल कहाँ से चले थे? जलवायु परिवर्तन के पार्थिव कारण से। तो उसमें हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन के ऊपर ज्वालामुखी विस्फोट का क्या प्रभाव है, वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है। फिर हमने देखा पर्वत निर्माण यानी भू संचलन और प्लेट विवर्तनिकी से जलवायु परिवर्तन का क्या संबंध है। उसके बाद हम लोग आ गए थे जलवायु परिवर्तन के मानवीय कारण। तो उसमें हमने दो चीज़ें देखा कि जो जलवायु परिवर्तन का मानवीय कारण है वो किससे जुड़ा हुआ है? ग्लोबल वार्मिंग से, आज के एज से। और वो किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वो जान गए। और जो गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। उसमें हमने देखा है कि 6 ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य प्रक्रियाएं हैं जो वो भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उसके बाद हमने कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा कि स्रोत क्या है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, प्रति व्यक्ति कार्बन, जीडीपी का या कुल कार्बन उत्सर्जन, वायुमंडल में हम कार्बन को कैसे मापते हैं, और आज के डेट में वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितनी है। उसके बाद हम लोग आ गए थे दूसरा जो ग्रीन हाउस गैस है वो क्या है? मीथेन है। और वहीं पर एक चर्चा हुआ कि मीथेन का स्रोत और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो उसमें हमने देखा कि कंपैरिजन करते हैं हम कि कार्बन की तुलना में अन्य गैसों के भूमंडलीय तापन करने की क्षमता क्या है। फिर हम देखा नाइट्रस ऑक्साइड है, उसका क्या स्रोत है। फिर हम आ गए थे काला कार्बन और ब्राउन कार्बन क्या है, क्या इम्पैक्ट डालता है, स्रोत क्या है, वो हमने देखा था। उसके बाद हम लोग किस पर आ गए थे? जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर। तो महासागरीय जीवन पर क्या प्रभाव है उसमें पॉइंट 4 में है, क्योंकि हम लोग उसके मैक्सिमम पॉइंट को पहले कवर कर चुके थे। और वायुमंडल पर क्या प्रभाव है उसके भी मैक्सिमम पॉइंट को हम लोग कवर कर चुके थे। एक और पॉइंट उसमें लिखेंगे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में स्थल मंडल पर प्रभाव या स्थल मंडल पर पड़ने वाले प्रभाव। तो तीसरा सेगमेंट हो जाएगा प्रभाव का कि जलवायु परिवर्तन का जलवायु परिवर्तन का स्थल मंडल पर या ऑल ओवर पड़ने वाले प्रभाव। अब इसमें जो पॉइंट हम लिखेंगे वो सब अपने आप में क्या है? एक प्रश्न के रूप में ही है। और इस पर कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जिस पर यूपीएससी ने डायरेक्ट प्रश्न के रूप में पूछा है। तो स्थल मंडल पर जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है उसमें सबसे पहला पॉइंट हमें क्या देखना है कि जलवायु परिवर्तन का मृदा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मृदा के ऊपर प्रभाव, इसमें भी कुछ पॉइंट होगा लेकिन ये एक अपने आप में क्वेश्चन हो जाएगा कि जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं और जलवायु परिवर्तन का मृदा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। चर्चा करेंगे, देखेंगे। पहले पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा इसका किस पर प्रभाव पड़ सकता है? कृषि प्रणाली पर। तो कृषि प्रणाली पर प्रभाव, कृषि प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है या पड़ रहा है। तीसरा इसका पशुपालन पर, पशुपालन पर प्रभाव, पशुपालन पर प्रभाव। चौथा इसका हो जाएगा मत्स्य उद्योग पर या मत्स्य व्यवसाय, मत्स्य उद्योग पर प्रभाव।
फिर इसका हो जाएगा पांचवा, जिसको हम कहेंगे वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्स, वन संसाधन पर प्रभाव। फिर छठा पॉइंट हो जाएगा जिसको हम कहेंगे जल संसाधन पर प्रभाव, जल संसाधन पर प्रभाव। इसी तरीके से हो जाएगा जिसको हम कहेंगे सातवां पॉइंट ऊर्जा की मांग, ऊर्जा की मांग एवं अवसंरचना, मांग एवं अवसंरचना पर प्रभाव, ऊर्जा की मांग एवं अवसंरचना पर प्रभाव। इसी तरीके से जो आठवां पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा जिसको हम कहेंगे तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र एवं द्वीपों के ऊपर प्रभाव, द्वीपों पर प्रभाव, तटीय क्षेत्र एवं द्वीपों पर प्रभाव। नौवां हो जाएगा खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव, खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव। फिर दसवां हो जाएगा पॉइंट जिसको हम कहेंगे श्रम की उत्पादकता, श्रम की उत्पादकता पर प्रभाव, श्रम की उत्पादकता पर प्रभाव। मानवीय स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मानवीय स्वास्थ्य, मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव। इसी तरीके से जलवायु परिवर्तन का ग्रामीण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्र पर प्रभाव, ग्रामीण क्षेत्र पर प्रभाव। फिर जलवायु परिवर्तन का शहरी क्षेत्र पर प्रभाव, शहरी क्षेत्र या शहरी जीवन पर प्रभाव, शहरी क्षेत्र पर प्रभाव, है ना। फिर जलवायु परिवर्तन का जो प्रवसन है यानी कि जलवायु शरणार्थी, जलवायु शरणार्थी, जलवायु शरणार्थी की संख्या में वृद्धि, जलवायु शरणार्थी की संख्या में वृद्धि, है ना, जलवायु शरणार्थी की संख्या में वृद्धि। देखिए ये ऐसे पॉइंट हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछे जाते, हर एक अपने आप में ये प्रश्न है। इसमें से तीन चार पॉइंट ऐसे हैं जिस पर सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आया भी हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है जल संसाधन को जोड़कर पूछा गया है, एक इस पर पूछा गया है, एक खाद्य सुरक्षा को जोड़कर पूछा गया है। एक प्रश्न है कि अगर हिंद महासागर के जल स्तर में वृद्धि होती है तो भारत और जो तटीय देश हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2025 में भी यहाँ पर था कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से द्वीपों के अस्तित्व को प्रभावित कर रहा है। तो ये जो है ना सभी अपने आप में एक प्रश्न ही है, आपसे पूछा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके क्या कारण हैं और जलवायु परिवर्तन का मृदा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा जैसे है कि कृषि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो हर एक पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं, आप ध्यान से लिखने की जरूरत नहीं, इसको सुनने समझने की। जैसे मिट्टी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो अगर आप जलवायु परिवर्तन के मृदा के ऊपर प्रभाव की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या जाएगा कि जैसे जैसे भूमंडलीय तापन हो रही है मिट्टी की नमी क्या हो रही है, जल्दी समाप्त हो रही है, क्योंकि नमी जल्दी वाष्पीकृत हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या जाएगा कि अगर मिट्टी की नमी जल्दी समाप्त होती है तो मिट्टी की जो होगी क्या होगी, उर्वरता क्षमता भी कम होगी और आपको सिंचाई करना ज़्यादा पड़ेगा। अगर फसल उत्पादन करना है तो फिर क्या करना होगा, मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करना ज़्यादा पड़ेगा। तीसरा इसका क्या प्रभाव होगा, अगर मिट्टी की नमी जल्दी समाप्त होती है तो वो अपरदन और निम्नीकरण उसका ज़्यादा होगा। चौथा क्या हुआ कि मिट्टी की गुणवत्ता खराब हुई धीरे धीरे, तो वैसे क्षेत्रों में क्या होगा जहाँ मिट्टी का अपरदन निम्नीकरण ज़्यादा होगा वहाँ पर बंजर भूमि और मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास होना शुरू हो जाएगा। तो मरुस्थलीकरण का संबंध भी इससे जुड़ जाएगा कि ये प्रक्रिया अगर कंटिन्यू चलती रही तो विश्व के विभिन्न भागों में मरुस्थलीय क्षेत्र का क्या हो सकता है, विस्तार हो सकता है और हो भी रहा है।
मरुस्थलीकरण पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन मरुस्थलीकरण को कैसे बढ़ावा दे रहा है। 150 शब्दों में ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। तो उसी तरीके से आपको लिंक करना है, कृषि प्रणाली पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव जा सकता है। तो एक, अगर जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी का नुकसान होता है, मिट्टी का अपरदन, निम्नीकरण, कटाव ज़्यादा होता है, उसकी गुणवत्ता में कमी आती है, तो वो डायरेक्ट किसको प्रभावित करेगा, कृषि उत्पादन पर उसका इम्पैक्ट जाएगा। अगर मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार होता है तो इसका अर्थ है कि कृषि योग्य भूमि में क्या होगी, कमी आएगी। तीसरा इसका क्या इम्पैक्ट होगा कि जैसे जैसे ग्रीष्म यानी कि जो उष्ण क्षेत्र है या उष्ण तापमान ज़्यादा बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि शीतकाल में बोए जाने वाले फसलों के समय अवधि में कमी आ रही है। जैसे आप गेहूं की फसल की बुआई करते हैं, तो गेहूं की बुआई अक्टूबर में, एग्जैक्ट टाइम है अक्टूबर से कुछ नवंबर तक, गेहूं की फसल की बुआई के समय 10 से 15 डिग्री तापमान होना चाहिए, और हार्वेस्टिंग के समय अगर 20 से 24 डिग्री 25 डिग्री के बीच है तो वो बेहतर तापमान है। अब आप देखिए कि अक्टूबर में जब गेहूं की बुआई होती है तो वैसे उस समय भी गर्मी लगते रहती है, और अभी देखो फिर कैसी स्थिति आ गई है। तो शीतकाल में जो बोए जाने वाले फसल हैं, उनके फसल वर्धन काल में कमी आ रही है। अभी अब तापमान इतना हो गया कि गेहूं का बलिया सब क्या होगा, सूखना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा कि एक तो कृषि, दूसरा क्या है कि अगर एक आंकड़ा है कि गंगा के मैदानों में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि हो जाती है, तो भारत में गेहूं के उत्पादन में लगभग 20 से 22% तक की कमी आ सकती है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, यूपी ये सब भारत में गेहूं उत्पादक मुख्य राज्य है। और अगर तापमान बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट सीधे फसलों पर जाएगा। तो इस रूप में फिर क्या है कि क्रॉप पैटर्न को भी ये प्रभावित करेगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है कि बाढ़ और सूखे की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। तो एक तो बाढ़ आया तो वो भी फसल को नुकसान करेगा, और सूखा आया तो भी वो फसल के लिए क्या है, हानिकारक है। तो बाढ़ और सूखे जलवायु परिवर्तन के कारण भी आ रहे हैं, जिसके कारण भी फसल को क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब अगर मान लीजिए कि जैसे आप देखते होंगे कि भारत में खरीफ फसल की बुआई का जब समय होता है जून से लेके जुलाई में, तो जून जुलाई समय आप देखते हैं कि जितनी वर्षा होनी चाहिए उतनी वर्षा होती नहीं है, बहुत कम वर्षा होती है। अगर भारत में सदा निरा नदियां ना हो तो फिर खेती करना अभी के दौर में काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि वर्षा कम होने से एक तो फसल का जो पैटर्न है वो शिफ्ट हो रहा है आगे की ओर, क्योंकि खरीफ फसल की बुआई जो होती है जून जुलाई में, अगर वर्षा लेट से हुआ तो थोड़ा सा वो सीजन क्या होता है, आगे बढ़ता है। इसलिए आप देखेंगे कि पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में किसानों के द्वारा जो पराली जलाया जाता है, उसके एक कारण ये भी है कि खरीफ कटती है और टाइम कम बचता है कि रबी की वो बुआई करेंगे, इसलिए उनकी मजबूरी हो जाती है कि जल्दी से खेत खाली करो ताकि रबी फसल को टाइम पर बुआई करना है। ऐसे में वर्षा कम होने से क्या हो रही है कि आपकी कृषि लागत भी बढ़ रही है, और वर्षा कम होगी तो हम ऐसे फसल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे जो कम वर्षा में हो सकती है, यानी कि धान का उत्पादन, गन्ना का उत्पादन, पटसन या जूट का उत्पादन, ये सब प्रभावित होगा, क्योंकि ये जो है सो वाटर इंटेंस क्रॉप है, इसको ज़्यादा जल की ज़रूरत है। और अगर वर्षा कम होती है तो ऐसे फसल के उत्पादन पर निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, मोटे अनाज की ओर जाना होगा, ज्वार, बाजरा, मक्का। तो इससे क्या होगा, देश के फूड सिक्योरिटी सब पर भी और खाद्यान्न के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो आप जितना इसको लिंक कर पाएंगे उतना ही ये टॉपिक एक दूसरे से लिंक होगा। तीसरा क्या है, पशुपालन पर प्रभाव। आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे चारा फसल सब की कमी हो रही है, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है पशुओं के दुग्ध देने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसका सीधा सा अर्थ है ना कि जो पशुपालन में लगे हुए लोग हैं उनके जीविका पर प्रभाव जाएगा, उसके इनकम पर भी प्रभाव ये देगा। फिर हमने क्या लिखा है, मत्स्य उद्योग पर प्रभाव। आप देखेंगे अभी मार्च अप्रैल मई आया है और गांव सब के छोटे छोटे तालाब सब क्या होते हैं, सूख जाते हैं, या पानी इतना कम हो जाता है कि उसमें मछली पालन करना बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। नदियों सब में भी जलस्तर क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है। तो इसके कारण फिशिंग इंडस्ट्री भी क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। दूसरा आप देखोगे महासागर में जो फिशिंग होती है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव जाएगा,
क्योंकि जो मछलियाँ मान लीजिए उष्ण कटिबंधों में है और जैसे जैसे उष्ण कटिबंध का तापमान बढ़ेगा, जल का तापमान भी बढ़ेगा, और जब जल का तापमान बढ़ेगा तो उष्ण कटिबंध की मछलियाँ किधर निकलेगी, ध्रुवीय क्षेत्र की ओर शिफ्ट करना शुरू करेंगे। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्र के देश हैं, उन देशों में फिशिंग उद्योग पर नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि जल गर्म होगा तो मछलियाँ क्या होंगी, ध्रुवीय क्षेत्र की ओर शिफ्ट करेंगे। हाँ, इसका ये इम्पैक्ट जरूर होगा कि उच्च अक्षांशों में नए मत्स्यन क्षेत्र का निर्माण होगा, क्योंकि जब मछली इधर से शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पर नए फिशिंग जोन बनेंगे। लेकिन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल देशों में इसकी चुनौतियाँ बढ़ेगी। फिर है वन संसाधन। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही है। पिछले साल आपने देखा होगा कैलिफोर्निया के जंगलों में कंटिन्यू फरवरी मार्च के महीने में आग लगने की घटना हुई। अभी आप देखना भारत में भी उत्तराखंड सब में जो है सब जंगलों में आग लगने की घटना बढ़ती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वनाग्नि की घटना भी क्या होती है, बढ़ती है। वनाग्नि की घटना बढ़ने से क्या होगा, एक तो वन संसाधन का लॉस हुआ, दूसरा हुआ कि उस वन संसाधन पर या लघु वन उत्पाद पर रहने वाले जो लोग हैं उनके आजीविका के ऊपर भी उसका क्या होगा, निगेटिव प्रभाव जाएगा, उनके लिए रोजगार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि वन के जलने से वन्य जीव को भी क्या होगा, नुकसान होगा, प्राकृतिक पर्यटन को इससे क्या होगा, नुकसान होगा। तो रीजनल कम्युनिटी और देश के लिए भी ये क्या होगा, हानिकारक होगा। उसी तरीके से जल संसाधन पर प्रभाव है ना। तो जल संसाधन पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है वो आपको बताना है। एक तो है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, ठंडे कार्य के लिए जल की डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, नहीं बढ़ती है। आप ठंडे में पूरे भर दिन में जो आप वो 20 लीटर वाला या जो भी जार होता है पानी का, एक बार लाते होंगे, एक सप्ताह चल जाता होगा, क्योंकि उसमें पानी का खर्च क्या हो जाता है, कम। 20-25 दिन आप नहाते भी नहीं है। हाँ, एक आधे बोतल पानी पीने से काम चल जाता है। अभी उतना पानी में काम चल जाएगा, लगभग 2 दिनों पर एक जार आपको मंगाना पड़ता होगा, नहीं मंगाना पड़ता है। तो जैसे जैसे उष्मन बढ़ेगी वैसे वैसे जल की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, पहला। दूसरा इसके कारण क्या होगा कि आप जल की डिमांड बढ़ाएंगे तो सतही और भूमिगत जल का दोहन भी ज्यादा होगा। अब हो क्या रहा है कि वर्षा भारत में भी आप देख रहे हैं कम हो रहा है, क्योंकि भूमिगत जल रिचार्ज कैसे होगा, जब वर्षा होगी उसी से भूमिगत जल रिचार्ज होगा। तो भूमिगत रिचार्ज तो कम हो रहा है, लेकिन हम यूज क्या करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा करते जा रहे हैं। तो जो जलवायु परिवर्तन है जल संकट को बढ़ावा देगा, एक। दूसरा क्या है कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रही है, आपदाएं आ रही है। अब आपदाओं से क्या होता है ना, कई बार आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है, पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गया, ये हो गया, तो उससे भी क्या होगा, जो वाटर क्राइसिस है, जल संकट है, जल तनाव है, वो बढ़ेगा। और जल तनाव बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि विभिन्न मानवीय कार्यों के लिए जल की कमी क्या होगी, होगी। कृषि के लिए, पेयजल के लिए, हर एक कार्यों के लिए जल की कमी होनी शुरू हो जाएगी। फिर इसमें है ऊर्जा की मांग और अवसंरचना पर प्रभाव। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो ऊर्जा की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, किसके लिए, कूलिंग कार्य के लिए। एसी चलना क्या हो गया, लगभग शुरू हो चुका है। अब अभी से जो एसी चलना शुरू हुआ वो कब तक चलेगा, लगभग अक्टूबर तक वो चलेगा। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी बंद रहेगा 3 महीना, और फिर फरवरी से लगभग चलना शुरू हो जाता है। तो एक तो ऊर्जा की क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। दूसरा भी इसका इम्पैक्ट क्या है कि अगर बढ़ती ही ऊर्जा की डिमांड की आपूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा से की जाती है तब तो उसका क्लाइमेट चेंज पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उस बढ़ती ही ऊर्जा की आपूर्ति अगर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से की जाती है तो अधिक जीवाश्म ऊर्जा स्रोत से अगर ऊर्जा की आपूर्ति हुई तो जीवाश्म का दहन होगा तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उससे भूमंडलीय तापन क्या होगा, और बढ़ेगा। तो एक चक्र चलेगा, है ना, कि आपने एक तरफ से उत्सर्जन किया, गर्मी बढ़ी, और आपने कूलिंग कार्य में ऊर्जा की डिमांड बढ़ाई, फिर उत्सर्जन, तो एक चक्र चलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जैसे अवसंरचना के यहाँ पर अर्थ है कि खासकर जो तटीय अवसंरचना है जहाँ पर आपदाएं सब आ रही है, वैसे क्षेत्रों में तटीय अवसंरचना क्या होगा, आपदा के प्रति ज़्यादा वनरेबल हो जाएगा, इसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। तीसरा इसका प्रभाव जाएगा, जैसे हम जल विद्युत उत्पादन करते हैं, अगर मान लो कि ग्लेशियर पिघलने के कारण नदियों में जल स्तर कम होता है तो धीरे धीरे नदियों के जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी, तो वो हमें किधर ले जाएगा, ऊर्जा संकट की ओर भी ले जाएगा। तो कई तरीके से जलवायु परिवर्तन जल संसाधन पर इम्पैक्ट डाल रहा है, ये आपको बताना है। तटीय क्षेत्र और द्वीपों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है ना, सो ये प्रश्न पूछा था पिछले बार मेंस में, और तटीय क्षेत्र वाला भी, कि एक तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर की मेल्टिंग हो रही है, तो उसके कारण समुद्र तल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रश्न में है ना कि तटीय क्षेत्र और द्वीपों को ये कैसे प्रभावित करेगा। ये केवल डूबेगा वही तो नहीं प्रभावित होगा। तो एक तो क्या होगा कि जैसे जैसे समुद्र तल बढ़ रहा है, तटीय क्षेत्र और कई द्वीपों के डूबने का खतरा बढ़ गया है। दूसरा इसका प्रभाव ये होगा कि तटीय समुदाय के लोगों को क्या करना होगा, माइग्रेशन करना होगा। जैसे जैसे तट द्वीप सब जुटेंगे, वहां पर लोगों को क्या होगा, माइग्रेट करना होगा। तीसरा, जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि सी लेवल बढ़ने से द्वीप और तटीय क्षेत्र का जो स्वच्छ जल है, उसमें समुद्री जल के अतिक्रमण की संभावना बढ़ जाएगी। तो उस क्षेत्र में समुद्री जल क्या होगा, घुसपैठ करेगा, तो उस क्षेत्र में जल संकट की भी क्या होगी, चुनौती बढ़ेगी। समुद्र गर्म हो रहा है, तो समुद्री हीट वेव का प्रकोप भी बढ़ेगा, जो द्वीपीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। जैसे जैसे द्वीप जो है सो चुनौतीपूर्ण, यानी कि जैसे जैसे द्वीपों का अस्तित्व पर चुनौती हो रही है, वैसे वैसे स्थानीय समुदाय के रोजगार की भी क्या होगी, कमी होगी। क्योंकि जो भी द्वीप है उसका मूल स्रोत क्या है, टूरिज्म है। और जैसे जैसे द्वीपों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वहां पर टूरिज्म का स्कोप भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तटीय क्षेत्र के लोग समुद्री आपदाओं के प्रति क्या होते जा रहे हैं, ज्यादा वनरेबल होते जा रहे हैं। क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात बढ़ रहा है, हीट वेव बढ़ रहा है, समुद्री हीट वेव, उससे भी उनको क्या हो रहा है, प्रभावित होना पड़ रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल देना था। आप देखो कि इंडोनेशिया की राजधानी पहले कहाँ थी, जकार्ता। अब कहाँ पर गया है वो, नूसंतारा। शिफ्टिंग का मूल कारण क्या है, कि जकार्ता जो सुमात्रा द्वीप पर है वो डूबने की स्थिति में आ गया है, इसलिए उसको अपनी राजधानी क्या करनी पड़ी है, शिफ्ट करनी पड़ी। तुवालू जो है सो डूबता हुआ द्वीप की स्थिति में आ चुका है। तो कई सारे द्वीप जो हैं सो डूबने की स्थिति में आ चुके हैं। फिर इसमें है कि खाद्य सुरक्षा पर, अब ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया है, तो फूड सिक्योरिटी पर ये कई तरीके से प्रभाव डालेगा। फिर है श्रम की उत्पादकता। जैसे श्रम दो क्षेत्र में होता है, एक संगठित क्षेत्र का श्रम होता है और एक असंगठित क्षेत्र का। भारत में लगभग 90% से अधिक जो श्रम है वो असंगठित क्षेत्र में, खुले क्षेत्र में काम करता है। आप बताइए कि अब जब गर्मी बढ़ेगी, लू चलेगा, हीट वेव चलेगा, तो जो खुले क्षेत्र में काम करने वाला श्रम है उसकी लेबर प्रोडक्टिविटी कम होगी या नहीं होगी। तो एक तो उसकी लेबर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। दूसरा क्या होगा कि अगर उसको लू लगा तो उसको हेल्थ की इशू भी क्या होगी, आएगी। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, आपकी भी गर्मी में पढ़ाई की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पढ़ने के लिए अभी का मौसम सबसे बेस्ट होता है कि ना तो गर्मी है और ना ही ठंडी है। थोड़ा एक या दो पर पंखा कर दो और आराम से पढ़ते। लेकिन अभी जो है सो थोड़ा सा नींद भी ज्यादा आता है ना, नशा आता है, तो उसको भगाना पड़ता है। और गर्मी ज्यादा हो जाए तो पंखा चल रहा है, खूब आवाजो हो रहा है और चारों तरफ से पसीना चल रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा। तो पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट टाइम यही। ज़्यादा ठंडी होगी, आप कंबल के अंदर रहेंगे, तो पता नहीं कब आप सो जाएंगे वो भी नहीं पता चलता है। किताब खुला है और आप क्या कहे हैं, सो गए हैं। कई बार जब नींद उठते तो दो चार पेज फटा हुआ भी मिलता है, नहीं मिलता है। तो ये जो है सो इसका है, श्रम की उत्पादकता घटेगी। मानवीय स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र, आपको ये बताना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, कृषि। कृषि प्रभावित हो रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, मत्स्यन। तो मत्स्य उद्योग प्रभावित हो रहा है। फिशिंग करते हैं ना गांव के लोग, कुछ गांव में ऐसे लोग होते हैं जिसको कहते हैं मछुआरों की टोली है। बात क्या हुआ, इसका अर्थ है कि उस गांव के लोगों में मूल ऑक्यूपेशन क्या है, मत्स्यन है। नहीं कहते अरे सोनार की टोली है, नहीं कहते हैं जी। इसका अर्थ है कि उस गांव में जो मेन लोग रहते हैं या जो अधिकांश लोग हैं, उनका व्यवसाय क्या है, सोने से, जौहरी का कार्य करते हैं। ये तो अपने गांव में भी सुनते होंगे। तो भारत में आप पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में कि ग्रामीण बस्तियों का फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि कोई गांव जो है किस विशिष्ट कार्य के लिए जाना जाता है। पढ़ते होंगे वो कुंभकारों की बस्ती है, नहीं पढ़ते हैं, कुंभकारों की बस्ती का मतलब मिट्टी का बर्तन बनाने वाला जो है वो है। वो बनियों की बस्ती है, नहीं कहते हैं। तो बनियों की बस्ती कहने का क्या अर्थ हुआ,
कि उसमें जो गांव में रहने वाले लोग हैं उसमें से अधिकांश लोग किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? व्यापार वाणिज्य से, शॉपिंग से, दुकानों से जुड़े हैं, इसलिए उस तरह से कहा जाता है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो कृषि है, मत्स्यन है, दूसरा क्या है? वानिकी है ना? लोग वृक्ष वृक्ष लगाते हैं ना जी, तो वानिकी है। और क्या हो सकता है? पशुपालन है, बिल्कुल। तो अगर ये चारों चीज जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित हो रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर और लोगों के जीवन पर भी इसका प्रभाव जाएगा। अभी गर्मी बढ़ेगी, खुले में कृषि के लिए काम करना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। उनकी भी लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होती है? कम होते जाती है। तो इसी पॉइंट के सहारे आपको बताना है कि ये इस तरीके से ग्रामीण जीवन को प्रभावित कर रहा है। आप शहर में रहते हैं, आप खुद बता दीजिए कुछ पॉइंट कि जलवायु परिवर्तन शहरी क्षेत्र को कैसे प्रभावित कर रहा है। आप रहते हैं ना दिल्ली में जी, कुछ महसूस करते हैं तो आप बोलिए वो पॉइंट। क्या? जल का अभाव है, ठीक है। अब गर्मी दिखना, आप जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी आपके वजीराबाद बहुत सारे इलाके के मोटर कार्य करना बंद कर देते हैं। ग्राउंड वाटर क्या होता है? बहुत नीचे चला जाता है। तो वो क्या होता है? काम करना। एक क्या होता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, अब इवन तो आप ये भी जानो कि गांव सब में भी चापाकल से पानी निकलना बंद हो जाता है। पिछले बार मई जून की स्थिति की मैं बात बता रहा हूँ, हमारे गांव में 80% चापाकल काम करना बंद कर दिया था, मतलब मई जून के महीने में। तो जब गांव में ऐसी स्थिति है तो शहरों में तो विकराल स्थिति बन जाती है। तो ठीक है, एक क्या हुआ कि ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जाता है और हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है। और क्या होता है? शहरी हीट वेव होता है ना? शहरी हीट वेव होता है, उष्माद्वीप का निर्माण होता है, नहीं होता है? श्रम की प्रोडक्टिविटी यहाँ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। गर्मी ज़्यादा है, आप कूलिंग कार्य के लिए ऊर्जा की मांग बढ़ाएंगे तो ग्रीन हाउस प्रभाव और क्या होगा? बढ़ेगा। फिर है जलवायु शरणार्थी। जलवायु शरणार्थी का अर्थ है कि वे लोग, शरणार्थी तो समझते ही हैं। शरणार्थी का सिंपल सा अर्थ क्या होता है? अगर ऐसे कोई विशेष समूह के लोग जिनको अपने देश में किसी विशेष कारणों से अपना मूल भूमि छोड़कर किसी दूसरे देश जाना पड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मली शरणार्थी। लेकिन यहाँ पर शब्द क्या लगा हुआ है? जलवायु शरणार्थी। जलवायु शरणार्थी का अर्थ है कि वो लोग जिन्हें जलवायु परिवर्तन के कारण अपना घर छोड़ना पड़ रहा है या घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं और दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? जलवायु शरणार्थी। अब आप खुद सोचिए कि आने वाले समय में जलवायु शरणार्थी की संख्या काफ़ी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? तो जैसे जैसे समुद्र तल बढ़ रहा है तो कई सारे द्वीपों के डूबने की संभावना बढ़ रही है। तो जो द्वीप डूबेगा वहाँ के लोग क्या करेंगे? सुरक्षित क्षेत्रों की ओर जाएंगे। उसी तरीके से अगर तटीय क्षेत्र डूबता है तो तटीय क्षेत्र में जो जनसंख्या का बसाव है वो भी कहाँ पर जाएंगे? सुरक्षित क्षेत्रों की ओर जाएंगे। तीसरा इसका कारण क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है कि आपदा ज़्यादा आ रहा है। तो किसी क्षेत्र में अगर बार बार मान लीजिए भूस्खलन हो, क्लाउड बर्स्ट की घटना हो, बाढ़ आए, सूखा आए, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? सुरक्षित क्षेत्र की ओर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो उसके कारण भी जलवायु शरणार्थी की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन लोगों को रोजगार भी प्रभावित कर रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको रोजगार की तलाश में भी एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा को वो प्रभावित कर रहा है। कहीं पर अगर रोजगार नहीं मिला, कृषि नहीं हो रही है, तो लोग सुरक्षित क्षेत्रों की ओर क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। तो आने वाले समय में जलवायु शरणार्थी की संख्या बढ़ेगी। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जलवायु शरणार्थी से आप क्या समझते हैं और यह आने वाले समय में क्यों बढ़ेगा और ये एक बड़े चुनौती के रूप में भी होगा। क्योंकि एक छोटे से उदाहरण से आप समझिए कि आज भी जो है सो, जैसे रोहिंग्या, आप पढ़े होंगे अंतरिक्ष सुरक्षा में, है ना? तो जो चीज़ें अभी सामान्य दिखती है वो आगे चलकर क्या होता है? बहुत विकराल रूप धारण करना शुरू करता है। अब जैसे रोहिंग्या जो है सो मूलतः बांग्लादेशी मुसलमान है और वो अंग्रेजों के द्वारा जो गए थे सो म्यांमार व्यापार वाणिज्य के क्रम में ले गए थे। पहले उनकी आबादी कम थी, फिर धीरे धीरे जैसे आबादी बढ़ी तो फिर वहाँ के जो मूल लोग हैं उनसे उनका अधिकारों को लेकर क्या हुआ? टकराव होना शुरू हुआ। म्यांमार में एक जगह है जिसका नाम है रखाइन प्रांत, रोहिंग्याओं का मूल क्षेत्र है वहाँ पे वो। और जब वहाँ के मूल आबादी जो बौद्धिस्ट है
वहाँ पर मूल तो क्या, म्यांमार की मूल आबादी बौद्धिस्ट है, लगभग 89% वहाँ की आबादी बौद्धिस्ट है। तो स्थानीय लोगों से संघर्ष हुआ और धीरे धीरे उनको वहाँ से क्या हुआ, माइग्रेट करके निकलना पड़ा, कई देशों की ओर गए, भारत सब में भी आए। और भारत में रोहिंग्या को क्या माना जाता है, आंतरिक सुरक्षा के लिए थ्रेट, क्योंकि कई बार उनको संदिग्ध गतिविधियों में पाया भी गया है। तो अगर मान लीजिए कि कोई द्वीप, कोई तटीय क्षेत्र डूबता है, वहाँ के लोग माइग्रेट करते हैं, किसी दूसरे देश में जाएंगे, तो आज तो वो कोई खास समस्या नहीं होगी, लेकिन बाद में, आज से 50 वर्ष के बाद जरा सोचिए कि वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि आज वो जहाँ जाएगा उसकी आबादी कम है, लेकिन जब वो 50 साल के बाद उसकी आबादी बढ़ेगी, तो फिर स्थानीय समुदाय के साथ क्या होगा, उसका टकराव होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये जो समस्या है आने वाले समय में एक बड़े चुनौती के रूप में आ सकता है। तो जलवायु शरणार्थी, इसी तरीके से 15वां पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर आपसे प्रश्न ये पूछ दे कि जलवायु परिवर्तन का देश की आंतरिक सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव, इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास हुई है? तो बताइए, एक दो पॉइंट हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन कैसे देश की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है या कर रहा है। एक तो जलवायु शरणार्थी के रूप में है ना, और मान लो कि मालदीव डूबता है, उसके कुछ क्षेत्र, बांग्लादेश का चटगांव सब डूबता है, तो वहाँ के लोग माइग्रेट करके कहाँ जाएंगे, आसपास के देश में ही आएंगे। तो एक इसके कारण, और किस कारण से राष्ट्र की सुरक्षा को ये कैसे प्रभावित कर रहा है? हम्म आतंकवादी गतिविधि का जलवायु परिवर्तन से क्या संबंध है, आपको लिंक करना होगा। कि प्रश्न ये नहीं है कि आतंकवाद से सीमा सुरक्षा प्रभावित हो, प्रश्न ये है कि हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्टेड द इंटरनल सिक्योरिटी, नॉट टेररिज्म, है ना। हाँ, जलवायु परिवर्तन क्या कर सकता है ना, आपदाएं आती है, तो उससे हो सकता है कि घुसपैठियों सबको क्या हो सकता है कि मौके की तलाश करके वो सीमाओं का क्या कर सकते हैं, अतिक्रमण कर सकते हैं। डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, सीमाओं का अतिक्रमण वो कर सकते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी ये क्या है, थ्रेट है, किसी न किसी रूप में थ्रेट है। 16वां इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, तो जिसको हम कहते हैं एक तरीके से आर्कटिक प्रवर्धन कहते हैं, आर्कटिक प्रवर्धन, इंग्लिश शब्द इसके लिए आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन होता है ना। आर्कटिक प्रवर्धन, आर्कटिक क्षेत्र तो क्या है ये तो हमें जब पता है ना। तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि विश्व के किसी भाग की तुलना में, जैसे मान लो कि ये 0 डिग्री है और ये क्या है, 66.5 डिग्री क्या है, नॉर्थ है, इससे उत्तर का जो एरिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं। ये जो आर्कटिक क्षेत्र है विश्व के किसी भी भाग के तुलना में 2 गुने दर से ज्यादा गर्म हो रहा है। एक ध्रुवीय क्षेत्र है, और ध्रुवीय क्षेत्र जो है सो विश्व के किसी भी भाग की तुलना में बहुत तेजी से गर्म हो रहा है, 2 गुने 3 गुने दर से ये गर्म हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, आर्कटिक प्रवर्धन कहते हैं। तो आप इसके नीचे में लिखिए, ये प्रश्न हो सकता है, लिखेंगे इसमें, लिखिए विश्व के किसी भी अन्य भागों की तुलना में, विश्व के किसी भी अन्य भागों की तुलना में, विश्व के किसी भी अन्य भागों की तुलना में आर्कटिक क्षेत्र, अन्य भागों की तुलना में आर्कटिक क्षेत्र 2 गुने से भी अधिक, आर्कटिक क्षेत्र 2 गुने से भी अधिक तेजी से गर्म हो रहा है, 2 गुने से भी अधिक तेजी से गर्म हो रहा है, जिसे जिसे आर्कटिक प्रवर्धन कहते हैं, जिसे आर्कटिक प्रवर्धन कहते हैं, जिसे आर्कटिक प्रवर्धन कहते हैं। उसी में आगे बढ़ा के लिखिए, इसके निम्नलिखित कारण माने जा रहे हैं, इसके निम्नलिखित कारण माने जा रहे हैं। तो डैश दे के पहला लिखेंगे भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन,
दूसरा लिखेंगे भूमंडलीय तापन। दूसरा, साइबेरिया के क्षेत्र में वनाग्नि की घटना में वृद्धि। साइबेरिया के क्षेत्र में वनाग्नि की घटना में वृद्धि। वनाग्नि की घटना में वृद्धि। तीसरा जो है सो काला कार्बन और ब्राउन कार्बन का प्रभाव। काला कार्बन और ब्राउन कार्बन काला कार्बन और ब्राउन कार्बन का प्रभाव। ब्राउन कार्बन का प्रभाव। फिर चौथा, भूमंडलीय तापन के कारण भूमंडलीय तापन के कारण बर्फ के पिघलने से बर्फ के पिघलने से जमीन का बाहर आना जमीन का बाहर आना एवं उसका जल्दी गर्म होना। एवं उसका जल्दी गर्म होना। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, पांचवें में लिखिए जलवाष्प फीडबैक। जलवाष्प हीट फीडबैक। जलवाष्प हीट फीडबैक। जलवाष्प हीट फीडबैक है ना। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण आर्कटिक रीजन जो है वो बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। एक तो ऑल ओवर क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। दूसरा हमने क्या लिखा कि रूस का जो साइबेरिया क्षेत्र है वहाँ पर वनाग्नि की घटना बढ़ रही है। और वनाग्नि की घटना बढ़ेगी तो उसका दो इम्पैक्ट होगा। एक तो वातावरण वहाँ का क्या होगा, गर्म होगा। और काला कार्बन और ब्राउन कार्बन क्या होता है, वनाग्नि से भी आता है। अब वो पूरा क्षेत्र क्या है, बर्फ वाला है। अगर उस बर्फ के ऊपर काला कार्बन और ब्राउन कार्बन जमा हो तो कल ही हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि वो बर्फ के एल्बिडो को क्या करेगा, कम करेगा। तो तापमान क्या होगा, रुकना शुरू हुआ। अब तापमान रुका तो एक तो वैसे ही वो गर्म करेगा, और दूसरा इम्पैक्ट अब क्या होगा कि वो काला कार्बन और वो वायुमंडलीय तापन के कारण बर्फ पिघलेगा। बर्फ पिघला तो जमीन बाहर आ गई। अब ध्यान से देखो कि ये भूमि है, यहाँ पे ये बर्फ है, और ये इस पर भी पहले बर्फ ही था। इस पर भी बर्फ था और इस पर भी, लेकिन इसके ऊपर का बर्फ क्या हुआ, पिघल गया। अब इस पर जब सोलर इंसुलेशन मिलेगा तो ये जमीन क्या होगा, जल्दी गर्म होगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जमीन की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, कम होती है, वो जल्दी हीट होता है। तो अब अगर ये जमीन हीट होना शुरू हुआ, ऑब्वियसली इसके आसपास का बर्फ क्या होगा, हीट होगा और वो पिघलना शुरू होगा। अब बर्फ जैसे ही पिघला तो इसके अंदर का जो जैविक कार्बन और जैविक मीथेन होगा वो भी क्या होगा, मुक्त होगा, और वो भी यहाँ पर क्या करेगा, वार्मिंग को बढ़ावा देगा। बर्फ पिघला, पानी हो गया, है ना। बर्फ पिघला तो क्या हो गया, पानी के रूप में हो गया। अब वो पानी गर्म होगा तो वह इवेपोरेट होकर क्या होगा, ऊपर उठेगा। और इवेपोरेट होकर ऊपर उठेगा तो उसमें क्या होता है, गुप्त उष्मा होता है, पढ़े हैं। और वो गुप्त उष्मा जब ये संघनन में जाएगा, रिलीज होगा, तो और एटमॉस्फेयर को वहां पर क्या करेगा, वो गर्म करेगा। तो इसलिए आर्कटिक क्षेत्र जो है विश्व के अन्य किसी भी भागों की तुलना में बहुत तेजी से गर्म हो रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, आर्कटिक प्रवर्धन कहते हैं। तो पूछेगा कि आर्कटिक प्रवर्धन क्या है और इसका क्या कारण है और क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो आर्कटिक प्रवर्धन का क्या प्रभाव हो सकता है, क्या प्रभाव हो सकता है। तो सिंपल सा है ना कि आर्कटिक बर्फ क्या होगा, पिघलेगा, है ना। तो आर्कटिक बर्फ का पिघलना, है ना। अब आप ध्यान से देखो क्या होगा, आर्कटिक बर्फ का पिघलना। तो इससे क्या होगा, समुद्र तल में क्या होगी, वृद्धि होगी। समुद्र तल में वृद्धि। तो समुद्र तल में वृद्धि हुई। क्या इस बढ़ते हुए समुद्र तल के कारण क्या आर्कटिक आर्कटिक
सागर की सीमा से लगे, आर्कटिक सागर की सीमा से लगे तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र के लिए खतरा बढ़ेगा। तटीय क्षेत्र के लिए खतरा, तटीय अवसंरचना के लिए होगा ये खतरा। तटीय अवसंरचना, तटीय अवसंरचना के लिए खतरा है। तटीय अवसंरचना के लिए खतरा। क्या इससे आर्कटिक पर्यावरण का नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो इससे क्या होगा? आर्कटिक जैव विविधता की हानि, है ना। आर्कटिक, जैसे यहाँ पर पोलर बियर पाया जाता है, तो आर्कटिक जैव विविधता की क्या होगी? हानि। आर्कटिक जैव विविधता की हानि होगी। आर्कटिक जैव विविधता की हानि। छठा इसका क्या होगा कि जैसे ही आर्कटिक बर्फ पिघलेगा, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये भूमंडलीय तापन को और क्या करेगा? बढ़ावा देगा। भूमंडलीय तापन को भी, भूमंडलीय तापन को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि जो बर्फ सूर्य के किरणों का वापस करता था, बर्फ पिघलने से सूर्य के किरणों का वापस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कम होगा तो वो ऊर्जा क्या होगा? रुकेगा, और रुकेगा तो और बर्फ पिघलेगी, और वहां पर क्या होगा? समस्याएं बढ़ेंगे। तो एक प्रश्न जा सकता है कि आर्कटिक प्रवर्धन क्या है, उसके कारण और उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन इसका एक प्रभाव ये भी होगा, जिसको आप सकारात्मक प्रभाव कह सकते हो, कि जब आर्कटिक पिघलेगा तो एक नए व्यापारिक मार्ग के खुलने की संभावना बनती है, जो ईस्ट वेस्ट व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। ये तो पहले भी हमने बताया है। तो एक बड़े पॉइंट में क्या हो गया? आर्कटिक प्रवर्धन। ठीक है, 16वां पॉइंट था ना ये। 17वें पॉइंट में लिखेंगे, बड़े पॉइंट में, पृथ्वी के हिमांक मंडल, पृथ्वी के हिमांक मंडल, इसी को हम क्रायोस्फीयर भी कहते हैं। हिमांक मंडल या क्रायोस्फीयर, पृथ्वी के हिमांक मंडल या क्रायोस्फीयर का पिघलना या कम होना, है ना। पिघलना या कम होना, पिघलना या कम होना। तो हिमांक मंडल या क्रायोस्फीयर हम किसको कहते हैं? ऐसा क्षेत्र, ऐसा रीजन, ऐसा रीजन जहाँ वर्ष भर तापमान, जहाँ वर्ष भर तापमान हिमांक या उसके नीचे हो, हिमांक या उसके नीचे हो। तो हिमांक क्या है? 0 डिग्री है ना। जल का हिमांक बिंदु क्या है? तो हम हिमांक मंडल क्या कहते हैं? ऐसा तापमान या ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्ष भर तापमान 0 या उसके नीचे हो, उसको हम कहेंगे हिमांक मंडल। अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पर्वतीय ग्लेशियर हो सकता है। तो पर्वतीय हिमनद, हिमालय का हिमनद इसमें आएगा, क्योंकि वहां पर भी जब 4,4500 मीटर पर जाएंगे तो जब हमें आइस सीट मिलता है, वहां का टेम्परेचर क्या होता है? माइनस या उसके नीचे होता है। तो पर्वतीय हिमनद क्या इसके अंतर्गत? आर्कटिक, आर्कटिक एवं अंटार्कटिका का आएगा। अंटार्कटिका का हिमनद और हिमशीट, हिमनद एवं हिम चादर, हिम चादर, है ना। इसी तरीके से क्या इसके अंतर्गत जो परमाफ्रास्ट भूमि आएगी, ये भी बर्फ से ढकी हुई भूमि होती है। तो परमाफ्रॉस्ट भूमि, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे साइबेरिया, है ना। साइबेरिया है रूस का। जैसे ग्रीनलैंड का क्षेत्र हो जाएगा, ग्रीनलैंड है। इसी तरीके से जैसे उत्तरी कनाडा है, इसको हम क्या कहते हैं? परमाफ्रॉस्ट भूमि। यानी यहाँ पर कम से कम लगातार 2 वर्षों तक तापमान हिमांक या उसके नीचे होना चाहिए, तो वो परमाफ्रॉस्ट भूमि है। अब अगर ये सब चीज़ें पिघल रही है, तो इसका क्या प्रभाव होगा? अगर परमाफ्रॉस्ट भूमि पिघली तो क्या होगा? परमाफ्रॉस्ट के अंदर क्या होता है, या ये जो हिमांक मंडल है, तो हिमांक मंडल
हिमांक मंडल, हिमांक मंडल पृथ्वी के, हिमांक मंडल पृथ्वी के ताप संतुलन में सहायक है, यस या नो? हिमांक मंडल पृथ्वी के ताप संतुलन में सहायक है, यस या नो? कैसे, हमें नहीं पता, आप लोग बताइए। हिमांक मंडल पृथ्वी के ताप संतुलन में सहायक है, कैसे? हम्म, कैसे? बस, हाँ सिंपल सा है ना भाई, बर्फ आप, इसका मतलब है ना, यही तो हमने कई बार कहा, इसलिए कितनी बार डांटो अब। आप पृथ्वी का उष्मा बजट पढ़े हैं ना जी, तो उसमें आपने देखा है ना कि जो बर्फ है उसका एल्बिडो सबसे ज्यादा है, और सौर यूनिट के 2% भाग को वापस करता है, जो पृथ्वी को गर्म होने से रोकता है। पिछले क्लासों में भी कई बार पढ़े होंगे कि अगर हमें जलवायु परिवर्तन कम करना है तो बर्फ को क्या करना होगा, बचाना होगा, क्योंकि उसका एल्बिडो परफेक्ट होता है और वो सौर विकिरण की मात्रा को ज्यादा वापस करता है। तो पृथ्वी के ताप संतुलन में है इसकी भूमिका, क्योंकि ये क्या करता है कि पृथ्वी के उष्मा बजट को बनाए रखने में मदद करता है। सौर विकिरण की कुछ मात्रा को पृथ्वी पर आती है और उसको सीधे वो क्या करता है, वापस कर देता है, जिससे पृथ्वी गर्म होने से बच जाती है। अब अगर हिमांक मंडल पिघलेगा तो वो विकिरण जो बर्फ की सतह से वापस होता था वो वापस जाएगा? नहीं जाएगा, तो वो अब कहाँ रुकेगा, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर रुकेगा तो और पृथ्वी को वो क्या करेगा, गर्म करेगा। इसका अर्थ है कि हिमांक मंडल के पिघलने से भूमंडलीय तापन क्या होगा, बढ़ेगा। भूमंडलीय तापन में वृद्धि होगी, भूमंडलीय तापन में वृद्धि, क्योंकि सौर विकिरण की वह मात्रा जो बर्फ के सतह से टकराकर वापस जा रही थी, अब वो वापस नहीं जाएगी, वो क्या होगा, पृथ्वी पर रुकना शुरू हो जाएगी, तो फिर ये बढ़ेगा। तो ये भी एक प्रश्न हो जाएगा, मेंस का पूछेगा कि हिमांक मंडल से आप क्या समझते हैं और यह पृथ्वी के ताप संतुलन में सहायक है, कैसे, विश्लेषण कीजिए 150 शब्दों में। तो इसको ध्यान में रखना होगा। कितना पॉइंट था ये, 17वां है ना। 18वां पॉइंट लिखेंगे जिसको हम कहते हैं ग्रहीय, ग्रहीय बाउंड्री, ग्रहीय बाउंड्री का टूटना, ग्रहीय बाउंड्री का टूटना, कमजोर पड़ना, कमजोर पड़ना, समाप्त होना, है ना। पूछेगा ये प्रश्न मेंस में आ सकता है कि प्लेनेटरी बाउंड्री से आप क्या समझते हैं, इसमें क्या क्या शामिल है, और अर्थ तो सबसे पहले ग्रहीय बाउंड्री का अर्थ है, सिंपल से पहले आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि हर एक घर में अगर 10 लोग रहते हैं तो उस घर के क्या होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, नहीं होते हैं। और अगर घर के सभी सदस्य उस कायदे कानून को पालन करके चले तो शायद वो घर क्या होगा, ज़्यादा सुरक्षित रह सकता है। बात समझ आ रही है ना। जैसे आपके घर में 5 लोग हैं और पांचों लोगों ने मिलके बना लिया कि घर से बाहर कैसे जाना है, घर में कैसे आना है, पड़ोसियों से कैसे व्यवहार करना है, अपने पर्यावरण के साथ कैसे व्यवहार करना है, इस तरीके से कुछ कायदे कानून बना लिए गए। अगर घर के सभी सदस्य उस कायदे कानून का पालन करते हैं तो वो घर क्या होगा, लंबे समय तक चलेगा, उसके ऊपर कोई जल्दी आपदा या विपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि एक नियम बना लिया गया है जो घर के लिए बेहतर है, पड़ोसियों के लिए बेहतर है और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है, तो फिर उसको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर उस घर के नियम को सदस्य तोड़ना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा, उस घर के लिए चुनौती बढ़ेगी, क्योंकि उस घर में जो सुरक्षा के मानक बनाए गए थे कि हमें अगर घर में सुरक्षित रहना है तो हमें इन इन सुरक्षा के मानकों का क्या करना है, पालन करना है। और अगर घर के सदस्य ही उस सुरक्षा के मानक को तोड़ना शुरू कर दे तो क्या वो घर सुरक्षित रह जाएगा, नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से ये जो पृथ्वी और प्राकृतिक प्रणाली है उसके की भी क्या है, कुछ ग्रहीय बाउंड्री बनाया गया है। तो ग्रहीय बाउंड्री का अर्थ, सिंपल सा अर्थ है कि पृथ्वी प्रणाली को संतुलित रखने के लिए कुछ सीमाएं मानी गई है।
कि अगर मानव उन सीमाओं का सम्मान करता है, उसका उल्लंघन नहीं करता है, तो मानव इस पृथ्वी पर सुरक्षित है, वो उस घर में क्या है, सुरक्षित है। लेकिन अगर मानव उन सीमाओं को तोड़ता है, उल्लंघन करता है, तो फिर ऐसे अपरिहार्य परिवर्तन हो सकते हैं, हो जाएंगे, जिसको फिर से स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा और वो मानव के लिए संकट बढ़ा सकता है। बहुत सारे उदाहरण है, जैसे आपने रामायण भी देखा होगा, उसमें लक्ष्मण क्या करते हैं, एक रेखा खींच के जाते हैं, नहीं, तो वो कहते हैं हाँ देखो ये इसको याद है, पक्का इसके जीवन में रेखा का संबंध है कुछ से, बताओ कौन है जी, बहुत जोर से बोला है, रेखा कौन है बताओ। हाँ तो जो बोला है वही बताओ। देखे, नाम जपेगा लेकिन हिम्मत नहीं है बोलने का। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा था कि भाभी अगर आप इस रेखा के बाहर नहीं निकलेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कर पाए। वो घर का नियम था ना कि आप इसके अंदर हैं तो आप सुरक्षित हैं, आपको कोई कुछ नहीं कर, लेकिन आप इस रेखा से बाहर निकलेंगे तो फिर आप सुरक्षित नहीं है। और हुआ भी वही कि जब तक वो रेखा के अंदर थी रावण उसको छू नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही रेखा से बाहर आई, रावण जो है सो उनको हर के लेके चला गया। तो उस घर के नियम थे, उसी तरीके से आप समझिए कि आपको, इसीलिए हमने उदाहरण दिया कि हर एक घर के कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं। अगर उस नियम और कायदे कानून का आप पालन करते हैं तो आप उस घर में क्या है, सुरक्षित हैं। लेकिन अगर आपने उस घर के कायदे कानून नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया तो उस घर में आप सुरक्षित नहीं हैं। तो पृथ्वी भी एक घर है, और ये जो पृथ्वी घर है तो इस घर का भी तो कुछ नियम होगा ना जी, कि नहीं होगा। तो पृथ्वी घर का नियम क्या है कि भाई इसके जो कायदे कानून है इस घर के सुरक्षा के लिए जो जरूरी है, अगर आप उस जरूरी कदमों का सम्मान करते हैं, पालन करते हैं, तो फिर आप इस घर में क्या है, सुरक्षित हैं। और अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तो धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन हो जाएंगे जिसको फिर से स्थापित नहीं किया जा सकता, और इस घर में आप सुरक्षित नहीं हैं। जैसे अगर हम ओजोन को बचाते हैं तो हम घर में सुरक्षित है ना जी। और अगर ओजोन को हानि पहुंचाया तो क्या हुआ, पढ़े हैं ना कि ओजोन कई प्रकार के बीमारियों का कारण बनता है, तो आप उस घर में सुरक्षित नहीं है। तो इसका अर्थ है कि हमें ओजोन का क्या करना है, अगर इस घर में सुरक्षित रहना है तो ओजोन का क्या करना होगा, संरक्षण करना होगा। अर्थ समझ में आ गया। अब आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं प्लेनेटरी बाउंड्री में क्या है, नहीं है। आजा भैया, कहाँ है इसका, कहाँ है इसका टाइपिंग टूल्स, इसी को ले लेते हैं। प्लेनेटरी बाउंड्री है ना, इसमें हम आपको इमेज दिखाएं तो आप थोड़ा सा क्या है, आप देखो है ना। भाई साहब वैल्यू प्राइवेसी कौन है यार, ये क्या आ रहा है, हाँ ये है ना अपना सेफ प्रोटेक्टिंग स्पेस। तो प्लेनेटरी बाउंड्री में देख रहे हैं, द 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज है, 9 ऐसे फैक्टर हैं, इसका सिंपल सा अर्थ है अगर हम उस 9 फैक्टर के नियमों का पालन करके चलते हैं तो हम पृथ्वी घर में सुरक्षित हैं, और अगर हमने उसका उल्लंघन किया तो फिर हम इसमें सुरक्षित नहीं हैं। पहला, क्लाइमेट चेंज है ना। तो क्लाइमेट चेंज हमने इतना कर दिया है कि रिस्क क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। तो ये क्या दिखा रहा है, इंक्रीजिंग रिस्क है। फ्रेश वाटर चेंज है ना, तो फ्रेश वाटर यूज जो है सो बहुत अधिक हम यूज करें, इसलिए कई जगह पर क्या है, जल संकट बढ़ना शुरू हो गया विश्व के हर एक जगह। स्ट्रेटोफेरिक स्फेरिक ओजोन डिप्लेशन, ओजोन को तो हम लोगों ने बहुत डिप्लेट कर दिया है। एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग, यानी कि वायुमंडल में जो कणीय प्रदूषक एरोसोल है वो हम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। फिर क्या लिखा है, ओशियन एसिडिफिकेशन, ये तो हमने काफ़ी अधिक कर दिया है। बायो जियोकेमिकल फ्लोज, यानी कि जो भू जैव रसायन चक्र है जो हम लोगों ने पर्यावरण पढ़ा है, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, वो भी टूटना शुरू हो गया है। नोबल इंटिटीज,
लैंड सिस्टम चेंज, यानी कि भूमि नोबल एंटिटीज करता है कि संस्थाएं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है। लैंड सिस्टम चेंज यानी भूमि उपयोग में हम क्या करते जा रहे हैं, बहुत तेजी से परिवर्तन करते जा रहे हैं। और बायोस्फीयर इंटीग्रिटी यानी कि जो जैव मंडल की सुरक्षा है वो भी खतरे में पड़ते जा रही है। कुल मिला के इसका अर्थ यह है प्लानिटरी बाउंड्री का कि ये जो 9 पॉइंट हैं, अगर इस 9 पॉइंट को हम बनाए रखते हैं, उसके सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करते हैं, तो हम इस पृथ्वी रूपी घर में क्या है, सुरक्षित हैं। और अगर इन सीमाओं का उल्लंघन होता है तो ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं जिसको फिर से दोबारा स्थापित नहीं किया जा सकता, और मानव इस पृथ्वी रूपी घर में सुरक्षित नहीं रहेगा, यानी उसके लिए खतरा बढ़ना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में? दिखाने की कोई ज़रूरत है? दिखाने की कोई ज़रूरत है? नहीं ना? हाँ। एक और लिखिए, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट का प्रभावित होना। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट का प्रभावित होना। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट का प्रभावित होना। 19वां लिखेंगे, क्लाइमेट क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट का प्रभावित होना। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट का प्रभावित होना। और 20वां, स्थलीय जैव विविधता, जैव विविधता की हानि। ये तो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, है ना? क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्या है ना? क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट का अर्थ है कुल मिला के उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट का अर्थ होता है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और उसकी प्रणाली की सुरक्षा के लिए 9 ऐसे बिंदु की पहचान की है जिसका बना रहना इस पृथ्वी के लिए जरूरी है। जैसे जैसे वो 9 पॉइंट या 9 क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा, वैसे वैसे पृथ्वी प्रणाली में अपरिहार्य परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो वो 9 क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्या है और किस तरीके से है, आप ध्यान से देखिए। तो क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट का क्या अर्थ हुआ? टिपिंग पॉइंट है कि आप समझिए कि वो क्लाइमेक्स पॉइंट है कि पृथ्वी प्रणाली के लिए उन चीज़ों का रहना जरूरी है। अगर वो चीज़ें प्रभावित होती है तो फिर ऐसे परिवर्तन होंगे जिसको पुनः स्थापित करना संभव नहीं है। जैसे आप ये समझिए कि रेन फॉरेस्ट है, एक क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट के रूप में माना गया कि पृथ्वी पर अगर हमें जलवायु परिवर्तन कम करना है, मिटिगेट करना है, तो रेन फॉरेस्ट का होना ज़रूरी है। क्योंकि रेन फॉरेस्ट क्या है, स्थल पर सबसे बड़ा कार्बन सिंक क्षेत्र है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला भी क्षेत्र है। तो अगर रेन फॉरेस्ट के ऊपर दबाव आता है, उसके क्षेत्रों में कमी आती है, तो फिर जलवायु परिवर्तन क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक वर्षा वन को क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट के रूप में लिया गया है कि अगर इसको नुकसान पहुंचा, क्लाइमेट चेंज क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसमें भी कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है जिसको हम क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट कहते हैं। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट। यही ले लेते हैं, इसी पर समझ लेते हैं। ये जो है ना सो क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट है जिसको आप समझ सकते हैं ना। कहाँ गए इमेज? इमेज ही भाग गया इसका। या दैट इज द ये क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट है ना। तो इसमें किन किन को क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट में रूप में रखा गया है, आप देखो। एक है बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट जो है उसको हम टाइगा वन कहते हैं। टाइगा वन केवल उत्तरी गोलार्ध में मिलता है। लगभग ये वन जो है आप मान के चलो 50 से लगभग 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच मिलता है। ये शंकुधारी या कोनधारी वन है। तो टाइगा वन भी एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक का क्षेत्र है। इसका अर्थ है कि अगर टाइगा वन को नुकसान पहुंचता है, बोरियल फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचता है, तो पृथ्वी पर ऐसे अपरिहार्य परिवर्तन हो जाएंगे जिसकी भरपाई करना कठिन काम हो जाएगा। ग्रीनलैंड आइस शीट यानी कि जो ग्रीनलैंड का बर्फ है वो भी एक क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट है।
इसका अर्थ है कि बर्फ पिघलेगा, भूमंडलीय तापन क्या होगा, बढ़ेगा। फिर आर्कटिक आइस है ना, अगर ये भी आर्कटिक आइस पिघलता है तो वो भी भूमंडलीय तापन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। परमाफ्रॉस्ट जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऐसी भूमि जहाँ पर कम से कम लगातार 2 वर्षों तक तापमान हिमांक या उसके नीचे हो, तो वो भी ग्रीनलैंड सबका ही क्षेत्र होगा, रूस का, साइबेरिया का, है ना। फिर एक है अटलांटिक सर्कुलेशन, जिसको हम अटलांटिक मेरीडोनल ओवर सर्कुलेशन पढ़ते हैं, उसके बारे में आप पढ़े हैं कि अमोक के माध्यम से उष्णकटिबंधीय अटलांटिक का टेम्परेचर ट्रांसफर होता है आर्कटिक रीजन की ओर, तो हीट बैलेंस क्या होगा, इससे बिगड़ेगा। फिर अमेजन रेन फॉरेस्ट है, ब्राजील का जो वर्षा वन है, वो भी क्या है, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, वेस्ट अटलांटिक आइस सेट। फिर यहाँ पर लिखा है विल्किस बेसिन ईस्ट अंटार्कटिका आइस लॉस एक्सेलरेशन, बहुत तेजी से हो रहा है, और कोरल रिफ जो महासागर में है, तो इस सब को क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट माना गया है। सिंपल सा अर्थ है कि ये ऐसे बिंदु हैं जो पृथ्वी के पर्यावरण और उसके जलवायु को बनाए रखने के लिए इसका होना जरूरी है। अगर हमें जलवायु परिवर्तन को रोकना है, पृथ्वी के ताप संतुलन को बनाए रखना है, तो इन बिंदुओं का होना क्या है, जरूरी है। अब जैसे जैसे ये जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित हो रहे हैं, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट प्रभावित हो रहा है, और इसके कारण ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं जिसकी भरपाई करना संभव नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट कहते हैं, याद रहेगा, देख के लिख भी लेंगे। तो इसको जो है सो प्रश्न के रूप में है, पूछेगा क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्या है और यह पृथ्वी प्रणाली के लिए क्यों आवश्यक है। पूछेगा आपसे ग्रहीय बाउंड्री क्या है, और ग्रहीय बाउंड्री जो है सो जो टूट रहा है उससे क्या प्रभाव हो सकता है। आर्कटिक प्रवर्धन क्या है और क्या कारण है। तो हमने कहा कि आज का जो भी पॉइंट आपने लिखा है ना, सब अपने आप में क्या है, एक प्रश्न ही है। क्लियर है, बढ़ें आगे। हमने कल कुछ होमवर्क दिया था, किए हैं, क्या है, महासागरीय स्मृति, ओशियन मेमोरी। हीट धारण करने की क्षमता को आप पढ़े हैं, ओशियन मेमोरी आप पढ़े हैं, बताइए क्या है ओशियन मेमोरी। आजकल तो, आज तक तो मानवीय का मेमोरी होता था, कंप्यूटर का मेमोरी होता था, कल आपको बताया कि सागर का भी मेमोरी होता है। आप बताइए क्या है ओशियन मेमोरी। वही है, मतलब एग्जाम में यही लिखेंगे, वही है। हाँ ठीक है, आप बताइए, एमॉक पढ़े थे, क्यों नहीं पढ़े। देखो ना, बहाना तो बाप रे जैसे लगता है कि मतलब उसको 5 मिनट लगता है क्लास नोट्स को पढ़ने में। तो गुरुजी पढ़ रहे थे तो सो गए, अच्छा पढ़ते, ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं कि पढ़ते पढ़ते सो गए, तो कम से कम पढ़ते पढ़ते तो सोए, ये भी एक काम हुआ। ऑनलाइन वाले पढ़े थे। सर डाउनलोड वीडियो क्यों नहीं चल रहा है, ये तो टेक्निकल टीम वाले कहें क्यों नहीं चलता इनका डाउनलोड वीडियो। हीट वेव पर भी दिया था। क्लियर है, बढ़े आगे, नीचे में लिखिए सतत विकास, सतत विकास, सतत विकास, सतत विकास। यानी कि अब हम जो टॉपिक का फॉर्मेटिंग किए थे ना कि जलवायु परिवर्तन समन के प्रयास, उसी में इसमें हमने इस पॉइंट को भी लिख दिया था कि सतत विकास, तो सतत विकास है ना। तो सतत विकास का जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि है ना, और इसमें पॉइंट वाइज एक दो पॉइंट लिखिए क्योंकि लिखेंगे एक दो पॉइंट इसमें। लेकिन 1950 के दशक तक, 1950 के दशक तक, 1950 के दशक तक विकास कार्यों में प्राकृतिक संसाधन के
विकास कार्यों में प्राकृतिक संसाधन के अधिक उपयोग करने से अधिक उपयोग करने से अधिक उपयोग करने से पर्यावरण के ऊपर क्या दुष्प्रभाव जा रहा है? पर्यावरण के ऊपर क्या दुष्प्रभाव जा रहा है? क्या दुष्प्रभाव जा रहा है? इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। परंतु 1960 के दशक में परंतु 1960 के दशक में 1960 के दशक में सतत विकास संबंधी अवधारणाएं सतत विकास संबंधी अवधारणाएं और पर्यावरण संरक्षण का दृष्टिकोण सतत विकास संबंधी अवधारणाएं और पर्यावरण संरक्षण का दृष्टिकोण उभर कर सामने आने लगा। पर्यावरण संरक्षण का दृष्टिकोण उभर कर सामने आने लगा। अगला पॉइंट दूसरा, देखिए 1960 के दशक में 1960 के दशक में एहरलिच एहरलिच और उनके साथियों ने एहरलिच और उनके साथियों ने द पॉपुलेशन बम द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के माध्यम से द पॉपुलेशन बम जनसंख्या बम द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के माध्यम से बढ़ती जनसंख्या का बढ़ती जनसंख्या का बढ़ती जनसंख्या का पर्यावरण पर पड़ने वाले बढ़ती जनसंख्या का पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का उल्लेख किया था। पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का उल्लेख किया था। तीसरा पॉइंट, लेकिन राकल कार्सन नामक वैज्ञानिक ने दी साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक के माध्यम से दी साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक के माध्यम से दी साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक के माध्यम से डीडीटी का जैव विविधता पर पड़ने वाले डीडीटी का जैव विविधता पर पड़ने वाले डीडीटी का जैव विविधता पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। डीडीटी का जैव विविधता पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का उल्लेख किया चौथा पॉइंट, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ नामक संस्था ने फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ नामक संस्था ने पर्यावरण संरक्षण में फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ नामक संस्था ने पर्यावरण संरक्षण में नागरिक समाज की भूमिका, सिविल सोसाइटी सी को कहते हैं, नागरिक समाज की भूमिका बढ़ाने पर बल दिया। नागरिक समाज की भूमिका बढ़ाने पर बल दिया। नागरिक समाज की भूमिका बढ़ाने पर बल दिया। पांचवा पॉइंट, देखिए 1973 में मिडोज बंधु के द्वारा
मिडोज बंधु ने या बंधुओं ने, मिडोज बंधुओं ने क्लब ऑफ रोम, मिडोज बंधुओं ने क्लब ऑफ रोम की स्थापना की, क्लब ऑफ रोम की स्थापना की, जिसने अभिवृद्धि की सीमा, जिसने अभिवृद्धि की सीमा, जिसने अभिवृद्धि की सीमा, इसको हम कहते हैं लिमिट्स टू ग्रोथ, लिमिट्स टू ग्रोथ, है ना। अभिवृद्धि की सीमा लिमिट्स टू ग्रोथ नामक रिपोर्ट के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, पर्यावरणीय प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रदूषण, औद्योगिकरण इत्यादि से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख किया था, इत्यादि से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख किया था, इत्यादि से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख किया था। तो इसमें क्या है ना कि सतत विकास में, जैसे हमने पहला पॉइंट क्या लिखा कि हम जब 1950 तक विकास कार्य कर रहे थे तो मूल फोकस क्या था कि हमें विकास करना है, प्रकृति का संसाधन यूज करते थे, लेकिन हमारा ध्यान इस तरफ नहीं होता था कि हम जो संसाधन यूज कर रहे हैं उससे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या नुकसान, हानिकारक प्रभाव जा रहा है। लेकिन जब 60 के दशक में आए तो विश्व में विकास की जो असमानता थी और पर्यावरणीय मुद्दे सब उभर कर सामने शुरू हो गए, क्योंकि विकास की लगभग 150-200 सालों की यात्रा चल चुकी थी और हमने औद्योगिक क्रांति के बाद से जो संसाधनों का बहुत तेजी से दोहन किया था, अब उसका पर्यावरणीय दुष्प्रभाव सामने आना शुरू हुआ था। तो 1960 के दशक में एहरलिच और उनके दोस्त ने मिलकर एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम क्या है, द पॉपुलेशन बम। इसमें उन्होंने बढ़ती हुई जनसंख्या का प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से क्या संबंध है और उसका पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव जा रहा है, इस पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि इस जनसंख्या को नियंत्रित करने की जरूरत है। अगर हम प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना चाहते हैं, इस बढ़ती हुई जनसंख्या को हमें क्या करना है, नियंत्रित करना है। दूसरा था कि राकल कार्सन ने एक पुस्तक की रचना की जिसको हम क्या कहते हैं, द साइलेंट स्प्रिंग। डीडीटी एक कीटनाशी है और ये कीटनाशी जैव विविधता, वन्य जीवों के और पशु पक्षियों के मरने का क्या है, ये कारण बनता है, क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला विषाक्तन करता है। तो उसने इस तरफ लोगों का आकर्षण कराया ध्यान कि अगर हम बायोडायवर्सिटी को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें इस तरह के प्रदूषणकारी पदार्थों को उपयोग करने से क्या करना होगा, बचना होगा। फिर एक संस्था थी यूरोपियन, जो फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी और उसके प्रणालियों के संरक्षण के लिए काम करते थे। इसने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में हमें नागरिक समाज की भूमिका बढ़ानी चाहिए। सोसाइटी पढ़ा होगा तो सिविल सोसाइटी आप पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना। भारतीय समाज में सिविल सोसाइटी हुआ है ना जी। इतने डरते क्यों हैं आप लोग, बोलिए हाँ हुआ है, इसमें क्या है। हम थोड़े पूछ रहे हैं कि क्या होता है नहीं होता है, बताइए क्या होता है सिविल सोसाइटी। आप आप लोग इतना भूलते क्यों है, हमें ये नहीं समझ में आता है। हम्म या तो पढ़ने के, रीडिंग के तरीके में गलती है, रिवीजन के तरीके में गलती है, या नहीं तो जब आप पढ़ते हैं आपका किताब की लाइनें चलती रहती है लेकिन आपका मेमोरी कहीं और रहता है, तो इसीलिए नहीं याद रहता होगा या नहीं समझ पाते होंगे। याद नहीं होने का कारण है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो लंबे समय तक याद नहीं रहता है। फिर रिवीजन करेंगे, है ना। रिवीजन तो मस्त जरूरी है ना। आप कोशिश कीजिए, हमने कल भी बताया था कि डेली रिवीजन कीजिए और संडे एक ऐसा रखिए कि मंडे टू सैटरडे जो पढ़ाई हुई फिर से एक बार संडे को पूरा है। संडे को तो कुछ नया पढ़िए ही मत, आपकी क्लास भी नहीं चलती है। मंडे टू सैटरडे जितनी भी पढ़ाई हुई भर दिन में एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिए। तरीके तो निकालने होते हैं भी तरीके, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत होगी इस समय में। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपको रिवीजन करना है ना। तो सिविल सोसाइटी
में लोगों को, यानी इसका अर्थ होता है सभ्य लोग। सभ्य लोग कहने का अर्थ है कि ऐसे लोग या सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज ऐसे लोगों का समूह होता है जिसमें शिक्षक, वकील, इंजीनियर, प्रबंधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, इस तरह के लोग जो होते हैं शामिल होते हैं। तो ऐसे ही लोगों के समूह को, सब इंटेलेक्चुअल लोग हो गए ना, ब्रेन पावर वाला हो गया, ऐसे लोगों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, सिविल सोसाइटी कहते हैं। भारत में ये शब्द कब लोकप्रिय हुआ? जब लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे के नेतृत्व में केजरीवाल जी और ये लोग जब रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन दिए, तब भारत में ये शब्द काफ़ी लोकप्रिय हुआ कि हाँ, ये आंदोलन जो है सिविल सोसाइटी के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। आप देखो कि उसमें कौन कौन थे। अरविंद केजरीवाल थे, तो अरविंद केजरीवाल एक आरटी एक्टिविस्ट थे, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार उनको मिल चुका था उस समय तक। उस समय प्रशांत भूषण दोनों भाई थे जो वकील थे, मनीष सिसोदिया थे, वो भी सामाजिक कार्यकर्ता थे उस समय, अन्ना हजारे एक रिटायर्ड सैनिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो सभी जो लोग थे उसमें शामिल, कुमार विश्वास जी उस समय तो उसी में थे, तो कुमार विश्वास जी भी क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उस समय, और एक कवि भी थे। अब तो जो है सो एक एक कथा प्रवचन करने का 10-10 लाख रुपया लेते हैं, इतना तो सैलरी भी नहीं होती असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो कोई जो छोड़ता है ना कोई काम, वो आप समझिए कि किस तरह से छोड़ा जाता है। एक बार आप कुमार विश्वास जी को बुलाइए, कम से कम 10 लाख रुपया लेते हैं एक कथा प्रवचन करने का। तो वहाँ पर 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया होता है, यहाँ तो महीने में करोड़ों हो जाता होगा, है ना। और कुछ दिन के लिए तो आप पार्टी में भी थे। तो ऐसे लोगों का जो समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सिविल सोसाइटी। तो इस संस्था ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में ऐसे लोगों की भूमिका बढ़नी चाहिए और बढ़ाने की जरूरत है। 1973 में ये जर्मनी के दो इंजीनियर थे, भाई थे, मिडोज बंधुकर थे कि दो भाई थे ये। इन दोनों ने मिलकर एक संस्था बनाई जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम, और इसने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया जिसको हम कहते हैं लिमिट्स टू ग्रोथ या अभिवृद्धि की सीमा कहते हैं। इसमें इन्होंने 5 पॉइंट के आधार पर भविष्य के विश्व की कल्पना की थी कि जनसंख्या जो बढ़ रही है उससे प्रकृति के ऊपर क्या प्रभाव जाएगा, जो औद्योगिकरण हो रहा है उससे प्रकृति के ऊपर क्या प्रभाव जाएगा, जो नगरीय विस्तार हो रहा है उससे प्रकृति पर क्या, भूमि की जो वहन क्षमता है उसका जो तेजी से यूज हो रहा है उससे क्या प्रकृति पर प्रभाव जाएगा। तो उसने फाइनल बताया था कि इन सभी मानवीय कार्यों का संचयी इम्पैक्ट ये होगा कि आने वाले समय में विश्व का विनाश हो जाएगा। इसका रिपोर्ट का फाइनल कहना यही था। हालांकि जब ये रिपोर्ट आया था लिमिट्स टू ग्रोथ, तो विकासशील देशों में इसकी काफ़ी आलोचना की गई। आलोचना इसलिए की गई क्योंकि विकासशील देशों का कहना था कि जब विकसित देशों को विकास करना था तो वो तो कर लिए, अब चूंकि विकासशील देशों को आगे बढ़ना है तो इनको इस तरह से रिपोर्ट निकाल के डर दिखा के इनके विकास को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ हद तक ये सही भी था, लेकिन कुछ हद तक ये उचित भी था कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस तरह की चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये वही 1970 का दौर है जब आप देखेंगे कि भारत में भी और विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक पर्यावरणीय आंदोलन भी शुरू हुए थे। भारत में इसी समय चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था, है ना, जिसमें उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी सब थे इसमें। और मूल उद्देश्य क्या था कि वहाँ पर जो कमर्शियल स्तर पर वृक्षों की कटाई हो रही थी जिसके कारण वहाँ पर बाढ़, भूस्खलन सबके खतरे बढ़ गए थे, तो वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए उसने अभियान चलाया। उसी तरीके से दक्षिण भारत में भी कई सारे आंदोलन हुए, भारत में भी, तो विश्व के विभिन्न भागों में आंदोलन होने लगे थे। तब जाकर 1983 में जो है सो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, जो उस समय के नॉर्वे की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी ब्रटलैंड। ब्रटलैंड की अध्यक्षता में कमेटी बनाया गया जिसको हम कहते हैं विश्व विकास पर्यावरण आयोग। और 1987 में उस कमेटी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपना रिपोर्ट दिया, और उसी कमेटी ने यानी ब्रटलैंड कमेटी ने ही सबसे पहली बार सतत विकास को परिभाषित किया। तो उसमें वही बताया जो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि विकास सतत है वैसा विकास जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करें कि वो संसाधन वर्तमान पीढ़ी के लिए हो, भविष्य की पीढ़ी के लिए भी रहे, और प्रकृति के ऊपर भी उसका कोई नुकसान ना हो। यानी कि भविष्य के जनरेशन पर वर्तमान का विकास नहीं होना चाहिए। तो ये सतत विकास विकास विरोधी नहीं है, बल्कि ये विकास की प्रक्रिया को संतुलित और धारणीय बनाने के लिए है। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें होंगी जिस पर चर्चा कर लेंगे।
तो छठा पॉइंट एक और लिखे इसमें आप, लेकिन 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों में 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक पर्यावरणीय आंदोलनों की भी शुरुआत हुई। विभिन्न भागों में सामाजिक पर्यावरणीय आंदोलनों की भी शुरुआत हुई। सामाजिक पर्यावरणीय आंदोलनों की भी शुरुआत हुई, जैसे भारत में जैसे भारत में डैश दे के नीचे में आ जाएंगे, पहला लिखेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन है ना। तो चिपको आंदोलन को अंडरलाइन कर देंगे। ये स्टार्ट हुआ था 1973 में उत्तराखंड के उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से, उत्तराखंड के चमोली जिले से, उत्तराखंड के चमोली जिले। इसी तरीके से इसमें जो नेता थे, इसमें इसमें थे सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। और महिलाओं में एक सबसे लोकप्रिय नेता थी गौरा देवी, गौरा देवी। इसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट भी थे इसमें, चंडी प्रसाद भट्ट है ना, चंडी प्रसाद भट्ट नेता थे। ये उद्देश्य क्या था या किस पर्पस से लेकर चलाया गया था, इसमें लिखेंगे वृक्षों की वृक्षों की कटाई को रोकना, वृक्षों की कटाई को रोकना है ना, वृक्षों की कटाई को रोकना। इसी तरीके से उत्तराखंड से ही एक और आंदोलन चला जिसको कहते हैं हम टिहरी बचाओ आंदोलन, टिहरी बचाओ आंदोलन, टिहरी बचाओ आंदोलन। उत्तराखंड में एक बांध है ये टिहरी है ना, तो टिहरी बांध जो है ना, ये टिहरी डैम है जो उत्तराखंड में दो नदियों का जहाँ पर संगम होता है, भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर, भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर, भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर। और मूल था क्या कि जब भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बनाया जा रहा था, तो वहाँ पर एक बस्ती थी टिहरी, जिसको वहाँ से विस्थापित होना था। तो उसी को लेकर वहाँ पर लोगों ने इसका विरोध किया था, जिसको हम कहते हैं टिहरी बचाओ आंदोलन कहते हैं ना। इसी तरीके से उत्तराखंड से ही चला था मैत्री आंदोलन, या ये आप कह सकते हो देश के विभिन्न भागों से लेते हैं। तीसरा साइलेंट वैली आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन है ना, साइलेंट वैली आंदोलन। तो साइलेंट वैली आंदोलन जो चला था ना, ये साइलेंट वैली जो है केरल में है ना, केरल से, केरल से ये साइलेंट वैली क्षेत्र है। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है कुंती पूजा नदी, कुंती पूजा नदी का क्षेत्र, कुंती पूजा नदी का क्षेत्र। ये सदाबहार या वर्षा वन का क्षेत्र है, सदाबहार या वर्षा वन है ना। तो सदाबहार या वर्षा वन का क्षेत्र है। यहाँ पर जल विद्युत परियोजना का विरोध किया गया था, जल विद्युत जल विद्युत परियोजना के विरोध में, जल विद्युत परियोजना के विरोध में है ना। तो जल विद्युत परियोजना के विरोध में जो आंदोलन चला था उसको कहते हैं साइलेंट वैली आंदोलन या साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन कहते हैं। तो कई सारे आंदोलन चले भारत में भी, ठीक है। तो केरल में कुंती पूजा नदी का क्षेत्र, सदाबहार और जल विद्युत परियोजनाओं का यहाँ पर निर्माण होना था। ये राजीव गांधी के समय में हुआ था। राजीव गांधी ने इस पर एक कमेटी भी बताई थी। उसके बाद जाकर जो है सो यहाँ पर डैम के कंस्ट्रक्शन को रोका गया था, उसी के विरोध में यहाँ पर चला था।
इस तरह से दक्षिण में एपीको आंदोलन चला था बीपी बामन काने के नेतृत्व में। तो कई सारे अपने यहाँ भी सामाजिक पर्यावरणीय आंदोलन शुरू हुए थे जो पर्यावरण के प्रति संरक्षण और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाए गए थे। अगला पॉइंट लिखेंगे, क्या पॉइंट हो जाएगा ये? चौथा ही नहीं होगा, मतलब बड़े पॉइंट में क्या होगा? सातवां, आठवां। हाँ, तो बड़े पॉइंट में आठवां लिखेंगे। बड़े पॉइंट में आठवां पॉइंट लिखे, जो भी नंबर होगा आप लिखिए बड़े पॉइंट में, सातवां या आठवां। देखिए 1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नॉर्वे की तत्कालीन प्रधानमंत्री नॉर्वे की तत्कालीन नॉर्वे की तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रटलैंड की अध्यक्षता में ब्रटलैंड की अध्यक्षता में ब्रटलैंड की अध्यक्षता में विश्व विकास पर्यावरण आयोग विश्व विकास विश्व विकास पर्यावरण आयोग विश्व विकास पर्यावरण आयोग का गठन किया। विश्व विकास पर्यावरण आयोग का गठन किया जिसने 1987 में हमारा साझा भविष्य जिसने 1987 में हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर हमारा साझा भविष्य नामक शीर्षक से हमारा साझा भविष्य नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र महासभा को सौंपा संयुक्त राष्ट्र महासभा को सौंपा जिसमें पहली बार जिसमें पहली बार जिसमें पहली बार सतत विकास की संकल्पना जिसमें पहली बार सतत विकास की संकल्पना की व्याख्या की गई जिसमें पहली बार सतत विकास की संकल्पना की व्याख्या की गई सतत विकास की संकल्पना की व्याख्या की गई। तो डैश दे के अब जो लिखाएंगे ना उसको अपस्ट्रॉफी में ले लेना है ना, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। सतत विकास विकास की वह अवधारणा है सतत विकास विकास की वह अवधारणा है सतत विकास विकास की वह अवधारणा है जिसमें सतत विकास विकास की वह अवधारणा है जिसमें जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए जिससे वर्तमान पीढ़ी का जिससे वर्तमान पीढ़ी का जिससे वर्तमान पीढ़ी का विकास तो हो ही जिससे वर्तमान पीढ़ी का विकास तो हो ही साथ ही संसाधन साथ ही संसाधन साथ ही संसाधन भविष्य की पीढ़ी के लिए भी साथ ही संसाधन भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचे रहना चाहिए भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचे रहना चाहिए और प्रकृति के ऊपर भी और प्रकृति के ऊपर भी और प्रकृति के ऊपर भी अतिरिक्त दबाव नहीं आना चाहिए प्रकृति के ऊपर भी अतिरिक्त दबाव नहीं आना चाहिए अर्थात मानवीय विकास और प्राकृतिक विकास के मध्य अर्थात मानवीय विकास और प्राकृतिक विकास के मध्य
मानवीय विकास और प्राकृतिक विकास के मध्य सामंजस्य ही सतत विकास है। सामंजस्य ही सतत विकास है। सामंजस्य ही सतत विकास है। बंद कर देंगे कॉमा में, है ना, सतत विकास है, बंद कर देंगे इसको, है ना। अगले उसी में लिख लिया कि इस प्रकार सतत विकास में निम्न अवधारणाएं शामिल है। इस प्रकार सतत विकास में निम्न अवधारणा शामिल है। इस प्रकार सतत विकास में निम्न अवधारणा शामिल है। तो डैश देखिए, पहला, प्राकृतिक संसाधनों का प्राकृतिक संसाधनों का प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का प्राकृतिक संसाधनों का प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन। प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण या बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग। बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, है ना, बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग। चौथा, संसाधनों का अंतर पीढ़ी स्थानांतरण। संसाधनों का इंट्रा जनरेशन ट्रांसफर या स्थानांतरण, है ना, स्थानांतरण। पांचवा, विकास कार्यों में इको फ्रेंडली विकास कार्यों में इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का उपयोग। विकास कार्यों में इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का उपयोग या उसको बढ़ावा। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का उपयोग या बढ़ावा। छठा, संसाधनों के संदर्भ में संसाधनों के पहुंच संसाधनों के पहुंच के संदर्भ में लैंगिक समानता लैंगिक समानता लैंगिक समानता। सातवां, संसाधनों तक सभी की पहुंच। आठवां, सभी की पहुंच। आठवां पॉइंट लिखेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विधानों का अनुपालन। पर्यावरणीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय विधानों का अनुपालन विधानों का अनुपालन विधानों का अनुपालन। नौवां पॉइंट, पर्यावरण की वहन क्षमता पर्यावरण की वहन क्षमता पर्यावरण की वहन क्षमता का ध्यान रखना। पर्यावरण की वहन क्षमता का ध्यान रखना। पर्यावरणीय शासन को बढ़ावा देना। पर्यावरणीय शासन को बढ़ावा देना। पर्यावरणीय शासन को बढ़ावा देना। फिर 11वां प्रभाव, पर्यावरण अधिप्रभाव
पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन, पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन को लागू करना, लागू करना। तो कुछ इस तरीके से इसमें आ जाएंगे। लिख लिए हैं। तो हम लोग कहाँ पर थे पॉइंट में? शुरुआत में तो हम लोग कहाँ पर आ गए थे, 83 तक आए थे ना। तो उतना जो है ना वो बैकग्राउंड है। एक चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ कि जब आपको सतत विकास पर लिखना पड़े कि सतत विकास क्या है, इसमें क्या संकल्पनाएं समाहित है, तो ऊपर के 5-6 पॉइंट को उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर 150 शब्द में प्रश्न ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसमें कौन सी अवधारणाएं शामिल है, इसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो हमें उन चीज़ों को लिखना है। हमने बैकग्राउंड ये लिखा दिया कि थोड़ा सा आप समझ जाएंगे कि हाँ इस तरह से इसकी चीज़ें उभर कर सामने आई हुई थी। कभी भी प्रश्न में ऊपर के 6-7 बिंदु को उत्तर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर आपको लिखना है तो उसको बड़े शालीन तरीके से लिखना होगा कि सतत विकास की अवधारणा 1960 के दशक में देखी गई, जब एहरलिच और उनके साथियों ने द पॉपुलेशन बम कॉमा दे के, राकल कार्सन ने द साइलेंट स्प्रिंग, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ नामक संस्था ने, सिविल सोसाइटी, क्लब ऑफ रोम जैसी संस्थाओं ने पर्यावरण संरक्षण की वकालत की। तो देखो हमने सबको क्या किया, 20 शब्दों में समेट के रख दिया। तो हमने अपनी बातें भी कह दी, सारे पॉइंट को भी हमने इसमें ले लिया। अगर आप एक एक पॉइंट जितना हमने लिखाया वो आप लिखते जाएंगे तो उत्तर का मूल बिंदु छूट जाएगा और आप वो लिखेंगे जिसकी डिमांड है नहीं। तो हमने ये इसलिए लिखा दिया ताकि आप ये समझें कि इसकी पृष्ठभूमि कैसे है और किस तरह से चीज़ें आई है। कभी भी ऊपर के उन बिंदुओं को नहीं लिखना, और अगर लिखना है तो जैसे हमने समेट लिया सारे को उसी तरीके से डायरेक्ट आपको आना है कि सतत विकास क्या है। वहाँ पर ये जरूर चर्चा की जा सकती है कि सतत विकास की संकल्पना का जो जन्म है सो ब्रटलैंड कमेटी के रिपोर्ट से हमें देखने को मिलती है, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा नॉर्वे की तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा एक कमेटी बनाई गई। तो उसी कमेटी ने फिर एक, उस कमेटी का नाम है विश्व विकास पर्यावरण आयोग। पीटी में प्रश्न ये भी हो सकता है कि किस आयोग ने सबसे पहले सतत विकास की वकालत की थी। तो विश्व विकास पर्यावरण आयोग, किस कमेटी ने? ब्रटलैंड कमेटी ने। वो रिपोर्ट दिया था, उसका शीर्षक क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हम लोगों का जो साझा भविष्य है वो किस में बेहतर है। तो वो भविष्य क्या होगा? सतत विकास के माध्यम से। तो फिर उन्होंने बताया कि सतत विकास क्या है, तो वो पॉइंट है। अब उसमें हमने लिखा कि सतत विकास जो वो परिभाषा है उसको अगर हम ब्रॉडर संदर्भ में लेंगे तो उसमें कुछ इस तरह की चीज़ों की व्याख्या की जाएगी। किसकी किसकी व्याख्या होगी? तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन। अगर हम संसाधन भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचा के रखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें संसाधनों का क्या करना होगा, जो उपलब्ध प्रकृति के संसाधन उसका संरक्षण और मैनेज करना होगा। फिर हमने दूसरा क्या लिखा कि जो संसाधन है उसको बढ़ाना भी हो, उपयोग करेंगे तो उसको बढ़ाना भी है, तभी हम आने वाले जनरेशन के लिए प्राकृतिक संसाधन बचा के रख पाएंगे। विवेकपूर्ण उपयोग, यानी कि अंधाधुंध दोहन नहीं। अभी हम प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर रहे हैं? अंधाधुंध दोहन, वैसा नहीं। विवेकपूर्ण उपयोग यानी कि जो मानव के लिए भी बेहतर है और प्रकृति के लिए बेहतर है, जो न्याय संगत है, जो गलत नहीं है, उस तरह से हमें संसाधनों का क्या करना है? उपयोग करना है। फिर है कि अंतर पीढ़ी एक जो ट्रांसफर है, उस परिभाषा ही कहता है कि संसाधन इस तरह से उपयोग करना है कि आज का जो जनरेशन है उसका भी विकास हो और आने वाले जनरेशन का भी हो। तो अगर हम संसाधन बचा के नहीं रखेंगे, संसाधन बढ़ाएंगे नहीं, तो फिर हम आने वाले पीढ़ियों के लिए संसाधन नहीं रख पाएंगे। फिर विकास कार्यों में इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, परिवहन हो, कोई भी कार्य है, ऊर्जा का क्षेत्र है, तो हमें उसमें ऐसे प्रौद्योगिकी यूज करना चाहिए जो पर्यावरण अनुकूल हो। इको फ्रेंडली का क्या अर्थ हुआ? जो पर्यावरण अनुकूल हो। तो ऐसे प्रौद्योगिकियों के बढ़ावा देने की ये बात करता है। जैसे कृषि में अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो वो क्या है? इको फ्रेंडली है। अगर हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो इको फ्रेंडली है। अगर हम मल्च करेंगे तो इको फ्रेंडली है। तो कई सारी प्रौद्योगिकियां, इसी तरीके से उद्योग के क्षेत्र में आप ऐसे तकनीकी यूज कीजिए कि विकास भी हो और इन्वायरमेंट के ऊपर नुकसान भी ना हो।
फिर हमने क्या लिखा है, संसाधनों के पहुंच में लैंगिक समानता, यानी कि पुरुष और महिलाओं के बीच संसाधनों के पहुंच में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जितनी संसाधन तक पुरुषों की पहुंच, उतनी ही महिलाओं की पहुंच भी होनी चाहिए। फिर है संसाधन सभी तक हो, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य पाएं तो हमें गरीबी उन्मूलन करना होगा, भूखमरी को क्या करना होगा, खत्म करना होगा। और अगर हम गरीबी उन्मूलन चाहते हैं, भूखमरी को खत्म करना चाहते हैं, तो संसाधनों तक क्या होनी चाहिए, लोगों की पहुंच होनी चाहिए, तभी गरीबी क्या होगा, रिड्यूस होगा। फिर हमने लिखा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर्यावरणीय विधानों का अनुपालन। अगर प्रकृति की सुरक्षा करनी है तो हमारे यहाँ भी हम लोग पढ़े ना जी, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई कानून हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई कानून हैं। ओजोन संरक्षण पर कई कानून पढ़े हैं, आगे भी आप पढ़ेंगे। तो अगर हर एक देश अपने स्तर के देश के जो राष्ट्रीय कानून है जो उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकृत कानून है, अगर सभी उसका पालन करें तो हम क्या कर पाएंगे, पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे और सतत विकास की ओर बढ़ पाएंगे। जैसे हमने साइट्स के बारे में पढ़ा था, ट्रैफिक के बारे में पढ़ा, ओजोन विघटन पर हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा, किगाली पढ़ा, वियना पढ़ा। अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो हम प्रकृति की क्या कर पाएंगे, सुरक्षा कर पाएंगे। फिर हमने क्या लिखा, पर्यावरण के वहन क्षमता को ध्यान में रखना, कैरिंग कैपेसिटी है, ये आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के वहन क्षमता का क्या अर्थ होता है, और किसी क्षेत्र के अगर विकास की नीति बनाई जाती है तो वहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण के वहन क्षमता को ध्यान में रखना कितना उचित हो सकता है। वहन क्षमता का अर्थ होता है, सिंपल सा अर्थ, भार ढोने की क्षमता, है ना, सिंपल सा अर्थ यही है। आप मान लीजिए कि कभी गांव में मशीन पर गेहूं पिसाने के लिए गए हैं, या तो माथे पे लेके गए हैं, नहीं लगे गए हैं, गए हैं। तो कई बार क्या होता था ना, भारी लग जाता था तो पटक देते थे रास्ते में, है ना। तो खेतों में भी आप धान या गेहूं किए होंगे, उसका अगर वो आप बोझा बना के लाए होंगे तो कभी रास्ते में आ रहे तो ज्यादा भारी लगता था तो क्या करते थे, पटक देते थे, नहीं। इसका अर्थ है कि वो आपके भार ढोने की क्षमता से क्या था, ज्यादा था, वो आपसे सहन नहीं हुआ और आपने उसको क्या कर दिया, रास्ते में फेंक दिया। तो प्राकृतिक पर्यावरण के वहन क्षमता का क्या अर्थ होगा, सिंपल सा अर्थ है कि प्रकृति के देने की कितनी क्षमता है, या प्रकृति कितनी जनसंख्या का भरण पोषण कर सकती है, उसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम सतत विकास की ओर जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें अपनी इच्छाओं, अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास की नीति नहीं बनाना चाहिए, बल्कि प्रकृति को ध्यान में रखकर हमें विकास की नीति बनानी चाहिए कि प्रकृति हमें कितना दे सकती है, उसी के हिसाब से हमें अपनी नीतियां बनानी चाहिए। और प्रकृति कितना दे सकती है उसके हिसाब से अगर हम पॉलिसी बनाते हैं, विकास कार्य करते हैं, तो वो जो विकास होगा वो धारणीय होगा, क्योंकि उससे प्रकृति का भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति को जो देने की क्षमता है हमने उसी के हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाई है, तो फिर उसके ऊपर प्रकृति का भी नुकसान नहीं होगा। आप मान लीजिए कि आपके पास एक मोटरसाइकिल है और उस मोटरसाइकिल पर 50 किलो वजन ढोने की क्षमता है, और आप उस मोटरसाइकिल पर 100 किलो डाल देंगे तो क्या होगा, जैसे ही वो रोड पर आएगा क्षतिग्रस्त हो जाएगा, चिपक जाएगा, रोड पकड़ लेगा वो। ठीक वैसे ही है कि अगर इस प्रकृति की क्षमता है 100 करोड़, एक छोटा सा उदाहरण देते, 100 करोड़ मानव को अच्छे से वो पाल पोस सकता है, बात समझ रहे ना। तो 100 करोड़ मानव का वो उच्चतम विकास कर सकता है, अच्छे से पाल पोस सकता है, दैट इज द प्रकृति की वहन क्षमता। अब उस पर हम 8 अरब मानव डाले हुए हैं, 7 अरब मानव डाल देंगे तो क्या होगा, प्रकृति क्षतिग्रस्त होगी कि नहीं होगी, वो प्रकृति के वहन क्षमता से क्या है, बाहर है। दूसरा आप उदाहरण समझिए कि अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, एक होता है अर्थ सूट डे, नाम सुना है, क्या होता है अर्थ सूट डे, अर्थ सूट डे क्या होता है, जी नहीं, वो अर्थ आवर डे होता है, हमारा अर्थ सूट डे। आप अपने मोबाइल में लिखिए 2024 का अर्थ सूट डे तो आपको पता चलेगा, लिखिए अर्थ सूट डे इन 2024 नहीं 2025 लिखिए, अर्थ सूट डे 2025। ये जुलाई में होगा या अगस्त में होगा, कब है, अर्थ सूट डे 2025, 24 जुलाई, है ना। तो अर्थ सूट डे जो है 2025 में कितने तारीख को हो गया था,
तो अर्थ सूट डे 2024 जुलाई को हो गया था। ये डेट फिक्स नहीं होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। अर्थ सूट डे होता है कि जैसे मान लीजिए 2024 है, तो जनवरी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2025 के लिए प्रकृति जो संसाधन दे रही है, यानी 1 साल के लिए, वो 2025 का संसाधन हमने कितने तारीख को खत्म कर दिया? 24 जुलाई को ही खत्म कर दिया। यानी कि जो संसाधन प्रकृति ने हमें 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2025 के लिए दिया था, वो 25 का संसाधन मानव ने कितने तारीख को खत्म कर दिया? 24 जुलाई। इसका अर्थ है कि अब आगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 5 महीना हमने प्रकृति का अतिरिक्त दोहन किया। ये प्रकृति के वहन क्षमता के बाहर है। और ये डेट वैरी करता है, किसी बार अगस्त में जाएगा, किसी बार जुलाई में। तो आप समझिए कि हम कितने तेजी से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं कि 1 महीने के लिए पिताजी ने भेजा 10,000 रुपया। 1 मार्च से लेके 31 मार्च के लिए पिताजी ने भेजा 10,000 रुपया, और वो 10,000 रुपया खर्च हो गया 15 मार्च को। तो अगला जो 15 दिन आप घर चलाएंगे वो क्या होगा? कर्जा लेकर ही चलाओगे ना जी। तो वो पिताजी के वहन क्षमता के अंदर है या बाहर है? बाहर है। तो यही है प्रति की कैरिंग कैपेसिटी। तो क्या करना होगा? 10,000 रुपया भेजे तो उसी में काम चलाना होगा ना। तो उसके लिए क्या करना होगा? थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को संयमित करना होगा। थोड़ा सा जो खर्चा है उसको क्या करना होगा? संयमित करना होगा। घर पर जो गैदरिंग होती है, सप्ताह में 2 दिन जो पार्टी पुटी चलता है, उसको बंद करना होगा। तो संसाधन बचेगा, आप पहुंच जाएंगे कहाँ पर? वहां तक। तो प्रकृति की वहन क्षमता का ध्यान अगर हम रखते हैं तो हम सतत विकास की ओर जाएंगे। अगर यही संसाधन, यही अर्थ सूट डे 2025 में 31 दिसंबर को होता, तो प्रकृति की कोई नुकसान होती? नहीं होती, क्योंकि प्रकृति ने 31 दिसंबर के लिए जो संसाधन दिया, उतने दिनों तक मानव ने वो संसाधन चलाया। तो प्रकृति का अतिरिक्त दोहन नहीं होगा। लेकिन ये 5 महीने हमने प्रकृति का क्या किया? अतिरिक्त दोहन किया, जो प्रकृति के वहन क्षमता के बाहर है। बात समझ में आ गई? अब मान लो कि आपको कहा कि एक प्रदेश की विकास की नीति आप बना रहे हैं, तो वहाँ के वहन क्षमता को ध्यान में रखना कितनी जरूरी है? ये लाभदायक होगा या नहीं होगा? होगा ना। मान लीजिए कि आपको वजीराबाद की एक विकास की नीति बनाने के लिए कहा गया, तो अब अगर यहाँ की जो प्राकृतिक दशा है उसको ध्यान में रखकर अगर हम विकास की नीति बनाएंगे, तो वजीराबाद का विकास क्या हो पाएगा? बेहतर हो पाएगा। अगर हम यहाँ के प्रकृति की दशाओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाएंगे, तो वो विकास फिर हमें क्या होगा? गलत रास्ते की ओर ले जाएगा, है ना। तो दैट इज द, ये फिर हमने क्या लिखा? तो ये एक मेंस का क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा, इसको ध्यान रखिएगा। और जो हमने उदाहरण दिया है उसको ध्यान से कभी लिख भी लीजिएगा सुन के। पर्यावरणीय शासन को बढ़ावा देना, आपसे पूछेगा। ये तो इथिक्स में भी जा सकता है। होगा इथिक्स की क्लास? बहुत अच्छा। इससे सुंदर क्या हो सकता है? किसका नहीं हुआ है भाई? हो गया है ना इधर सबका? हो गया है उधर भी? ठीक है, जितने आपका भी हो गया है। ये आज, ये कल यहाँ बैठी थी और आज वहां भागी है, क्यों हो? कि पूछ ये तो यहाँ से फील्ड छोड़ के भाग जाओ। वो हमेशा उसी कोने में रहती है कि यहाँ तक इनका रिच हो ही नहीं सकता है, तो हमको यहीं रहना। वो वहीं बैठे रहता है। मैंने आज तक कभी नहीं उसको सीट बदलते हुए देखा। ये लोग कल सब यहाँ बैठे हुए थे, सब यहाँ थे, आज सब पीछे बैठे हुए हैं कि थोड़ा दूर रहोगे तो पहुंच कम हो जाएगी। आप बताइए, पर्यावरणीय शासन किसको कहेंगे? एथिक्स में जरूर इसकी चर्चा हुई होगी। पर्यावरणीय शासन किसको कहेंगे? ऑनलाइन वाले भी बताइए, पर्यावरणीय शासन किसको कहेंगे? हम्म? क्या? गुड गवर्नेंस से मिलता जुलता है? मतलब क्या मिलता जुलता है? ये भी एक प्रश्न है, आपसे पूछेगा पर्यावरणीय शासन से आप क्या समझते हैं, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय शासन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख कीजिए। क्या हमने कहा? प्रशासन क्या, कि पर्यावरणीय शासन से आप क्या समझते हैं, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय शासन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है? चर्चा कीजिए, विवेचना कीजिए। इस तरीके से पूछेगा। तो
पीछे में क्या लगा हुआ है? पर्यावरण। शासन तो आप समझते हैं ना जी। तो शासन क्या होता है? पर्यावरण को अभी हटा दो। शासन भारत में दो तरीके के हैं ना, एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आप जो जाएंगे वो एडमिनिस्ट्रेटर बन के जाएंगे, प्रशासक बन के जाएंगे। शासक कौन है? जो लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं वही है ना शासक। तो अब आप समझो पर्यावरणीय शासन। पर्यावरणीय शासन का अर्थ होगा कि पर्यावरणीय शासन वह शासन है जिसमें नीति निर्माण, संगठन और विचारधाराएं, प्रौद्योगिकी, इन चीजों का यह समूह होगा जो पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण बचाव के लिए बनाए जाते हैं या कार्य करते हैं। उसी को आप पर्यावरणीय शासन कहेंगे। टुकड़ों में तोड़ लीजिए। आप शासन अगर जानते हैं तो क्या होगा? अब इसमें है कि दो चीजें, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हम इसमें देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नीतियों का उल्लेख करेंगे जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हो सकती है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर सकते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संधि, समझौते, प्रोटोकॉल हो सकते हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। तो अब आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं? अब भी नहीं लिख सकते क्या हमने? लिख सकते हैं ना, जबरदस्ती नहीं। अरे भाई, कितने संधि समझौते! आप रामसर कन्वेंशन का उल्लेख कर दो 2 लाइन में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कर दो, बायोडायवर्सिटी के कुछ सम्मेलनों का उल्लेख कर दो। आप कितने संस्था पढ़े हैं? आईयूसीएन के बारे में पढ़े, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के बारे में पढ़े, यूएनईपी के बारे में पढ़े। तो आप कई सारी संस्थाएं पढ़ लिए, उसके बारे में आप लिख दीजिए, कुछ नीतियों के बारे में लिख दीजिए। अब आ जाइए भारत में। भारत में पर्यावरणीय शासन में क्या नीति है बनी हुई? कितने नीति आप पढ़े हैं? क्या संगठन है? कितने संगठन पढ़े हैं आप? तो शब्द केवल ये आपके लिए भारी है, लेकिन चीजें आप सब जानते हैं, केवल उसको लिंक करके लिखने की जरूरत है। तो हमने क्या कहा है कि पर्यावरणीय शासन क्या है? ये नीति। दूसरा हमने क्या? संस्था, स्वयंसेवी संगठन, प्रौद्योगिकी, ऐसे चीजों का समूह है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतियां बनाते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं। अब इसमें हमें देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या है और राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या है। बस इसके बाद तो बहुत सरल है ये चीज। तो ये कहता है कि हमें पर्यावरणीय शासन को भी क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। ये भी एक मेंस का क्वेश्चन है। घर पे जाकर आप इसको फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा कि पर्यावरणीय शासन क्या है और इसको कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है इंटरनेशनल और नेशनल स्तर पर। फिर लास्ट में क्या है जिसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन को लागू करना, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को लागू करना, है ना। तो आप अगला हेडिंग इसी को बनाइए अलग से नीचे में, पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन। अब लोग ऑनलाइन लिख रहे हैं कि सर आप जब हंसते हो सच में पूरा मन खुश हो जाता है। आप बीच बीच में इसी तरह हंसते रहिए। सही में? तब तो मैं हंसता ही रहूंगा। ये हमको। अरे भाई, आप ही का क्लास। टाइम हो गया है क्या? हाँ तो छोड़ ही देते हैं आज आपको, है ना। इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ से मिलेंगे कल हम। ये पढ़ेंगे, ये थर्ड पेपर के सिलेबस में स्पेशल मेंशन है ना। इस पर 2 बार क्वेश्चन भी आया है। तो कल हम इसको पढ़ेंगे। और अब 2-3 दिन क्लास अभी सतत विकास वाले टॉपिक में ही हम लोग रहेंगे। ठीक है। थैंक यू।